उस समय रोंग जुवान और मैं, साथ ही कई अन्य लोग, सभी अभी भी युवा थे। उन्हें लगता था कि वे अच्छे हैं, वे एक दूसरे की तरह महकते थे और उनके बीच कुछ दोस्ती थी। वे अक्सर एक साथ बात करते और शराब पीते थे। रोंग जुवान हमारे समय में सबसे ज्यादा कुंग फू और समझ रखने वाला व्यक्ति है। बाद में रोंग जुवान अचानक भावुक हो गया और कहा कि अगर लड़का दुनिया में पैदा होता तो क्या यह अफसोस की बात नहीं होती कि उसने एक उद्योग पूरा नहीं किया होता और अपना पूरा जीवन गुमनामी में बिताया होता। लॉन क्यू ने बहुत धीरे से बात की और कहा कि पिछली बार थोड़ी देर के लिए रुकना जरूरी था। मुझे नहीं पता कि यह शारीरिक रूप से थका हुआ है या वे चीजें बहुत लंबी हो गई हैं, आपको ध्यान से याद रखने की जरूरत है। ये बाई ने उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं देखा, लेकिन वेन केक्सिंग ने रुककर कभी कभार सुना। रोंग जुवान ने कहा कि मार्शल आर्ट के तरीके व्यापक और गहन हैं और नदियों और झीलों में प्रमुख स्कूलों की मार्शल आर्ट की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। हर कुछ 100 या सैकड़ों वर्षों में मार्शल आर्ट में जादूगर पैदा होते हैं और एक महान गुरु बन जाते हैं। कैंगशान के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन उत्तराधिकारी अक्सर कमजोर होते हैं, लेकिन पूर्ववर्तियों की रूढ़िबद्ध नकल एक पीढ़ी अगली जितनी अच्छी नहीं होती, गिरावट आएगी और मृत्यु होगी। प्रमुख गुट सभी धन्य हैं और प्रयास बॉक्स के निचले हिस्से को दबाने जैसा है। मैं नहीं चाहता कि लोग इसे देखें। लंबे समय में मुझे नहीं पता कि कितने जादुई कौशल खो गए हैं। रोंग जुवान को लगता है कि मार्शल आर्ट की बात बेवकूफ़ी है। उद्धरण चिन्ह। जब मैंने ये सुना तो ये बाई मदद नहीं कर सका, लेकिन व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये शब्द मूल रूप से मेरे द्वारा कहे गए थे, लेकिन बच्चा मूल जुबानिके के अनुसार ही था। सभी लोग जो दावा करते हैं कि वे किस स्कूल से हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि वे बहुत अच्छे हैं। उन्हें देखने की जरूरत नहीं है, वे जानते हैं कि उन्हें चावल की बाल्टी होना चाहिए। दूसरे क्या सीखते हैं और वे क्या सीखते हैं। मनोरंजन करने वालों के लिए प्रशिक्षित बंदरों के बीच क्या अंतर है। विलुप्त होने के लिए क्या विलुप्त होने के बारे में भी लोगों द्वारा नहीं लिखा गया है। दूसरों द्वारा लिखी गई चीट बुक के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनके सिर को लूटना, लोगों के दांत उठाना अभी भी बहुत बढ़िया है। क्या आपको लगता है कि आपके माता पिता के 2 सिर हैं या आपके पास सिर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। झो जिशु ने एक मुस्कान सुनी और खुद को थोड़ा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कौन जानता था कि ये बाई ने तुरंत उसे घूर कर देखा और कहा, तुम किस बात पर हंस रहे हो। तुम्हें किन हुआइजांग की अक्षम चीजों ने सिखाया है। लान क्वे ने ये सुना और काफी देर तक चुप रहा और बोला, पूर्ववर्ती वास्तव में एक अजीब आदमी है। फिर उन्होंने आगे कहा, तो वह एक विचार लेकर आया और हम में से कुछ लोग निजी तौर पर उनके घरों से उनकी मार्शल आर्ट चुराने, उन्हें एक साथ रखने, एक शस्त्रागार बनाने और उन्हें एकीकृत करने के लिए सहमत हुए, ताकि परिवार के स्वामी की एक उत्कृष्ट कृति बनाई जा सके। मैंने शस्त्रागार का अंग बनाया, जो कि पौराणिक पूर्ण चमकदार कवच है। खोलने के बाद हमें एक चाबी की आवश्यकता होती है। चमकदार कवच को हम अलग से रखते हैं और चाबी श्रीमती रोंग के पास रहती है। उद्धरण चिन्ह। ये बाई ने उसे फिर से बाधित किया, सभी परिवारों की ताकत इकट्ठा करना। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उतना लंबा हो जितना कि वह लंबा है। वह फॉट कर रहा है। क्या किंग कान पाम और ई की भौहें एक साथ फिट हो सकती हैं? क्या आदमी को छोटी लड़की की स्कर्ट में ठूंस दिया जा सकता है? बच्चा सच्चाई को समझता है। अगर आप वास्तव में मार्शल आर्ट, उड़ते हुए पत्ते और उतार चढ़ाव का सही सार समझ सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो चोरी करें। दुनिया की हर किताब सिर्फ एक प्रति है। उद्धरण चिन्ह। रानी पक्षी चुप रही, लेकिन लंबी सांस लेती रही। उनमें से झो जिशु समझता है कि दूसरों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, चाहे वह अन्य लोगों की गुप्त पुस्तकों को चुराना हो या बाहरी लोगों को उनके कौशल को लीक करना हो। यह नदियों और झीलों में वर्जित है। जैसे ही उसने ये सुना, वह समझ गया कि झाओ राजा झाओ झाओ को घर से बाहर निकालने का कारण। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ सकता था, आपने जिन कुछ लोगों के बारे में कहा था कि वे वर्ष के 5 प्रमुख परिवारों में उभरते सितारे थे, जैसे कि झाओ जिंगगाओ की शेन पीढ़ी। कोई आश्चर्य नहीं कि गाओ जिया ने लियुलिजिया के बारे में चुप्पी साधे रखी और अंत में अस्पष्ट रहा। लॉन क्यू ने सिर हिलाया और उदास होकर मुस्कुराया। हाँ, हास्यास्पद रूप से हमने सोचा कि हम सभी मार्शल आर्ट की सीमाओं को तोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे और रोंग जुवान ने आधे शरीर वाली लियुहेक्सन विधि निकाली। कई अन्य लोगों की नजरें अनायास ही ये बाई पर टिक गईं। झो जिशु खुद को रोक नहीं सका और पूछा, वरिष्ठ, लियुहेक्सिनफा क्या है? ये बाई ने बिना किसी असामान्य शब्दों के कहा, लियुहेशिनफा की किंवदंती एक प्राचीन बात है। असली लियुहेशिनफा वास्तव में लंबे समय से खो गया है और मेरे दोस्तों में से एक गलती से इसके अवशेष मिल गए और इसमें 20 साल लग गए। मैंने खुद एक प्रति पूरी की,
2 खंडों में विभाजित किया और अगला खंड रोंगजुआन द्वारा चुरा लिया गया था। पहला खंड उस वर्ष चांगमिंग पर्वत पर छोड़ दिया गया था और हमारे द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उद्धरण चिन्ह। झोउ जिशु को तुरंत उसके शब्दों से 2 संदेश मिले। एक वह व्यक्ति है जो चांगमिंग पर्वत पर ये बाई के साथियों से बात करता है, और दूसरा वह व्यक्ति है जो प्राचीन चीजों को पूरा करने की हिम्मत करता है। वह निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ है। बाई यी ने कहा, मैंने कब कहा कि मैं एक प्राचीन भिक्षु हूँ? मेफिग ने हल्के से पूछा, क्या ये हो सकता है कि प्रतिभा चांगमिंग पर्वत में एक वास्तविक प्राचीन भिक्षु है? तो ये बाई एक प्राचीन भिक्षु के नाम पर अकेले पहाड़ से नीचे चली गई, क्योंकि असली प्राचीन भिक्षु हिल नहीं सकता था, या अब वहां नहीं था। ये विचार एक पल के लिए उसके दिमाग में कौंधे। केवल लॉन्ग क्यू की बात सुनते हुए हम सभी ने प्राचीन पुस्तक का वह आधा हिस्सा पढ़ा है। सामग्री बहुत अधिक और गहन है, कोई भी समझ नहीं सकता। उस दौरान हर कोई वे सभी नींद से वंचित है और खाना भूल गए हैं। वे विशाल पुस्तकों में भूख से खोज कर रहे थे, मन को समझाने के लिए थोड़ा सुराग खोजने की उम्मीद कर रहे थे। इसका आकर्षण बहुत अधिक है। रोंगजुआन ने कहा कि अगर वह पुस्तक में प्रवेश कर सकता है तो वह 8 जंगली और 6 सामंजस्य देख सकता है, जो मनुष्य और प्रकृति का सच्चा सामंजस्य है। उद्धरण चिन्ह। ये प्राचीन किंवदंतियों का क्षेत्र है। हर कोई उस क्षेत्र की खोज कर रहा है। वे सर्वश्रेष्ठ होंगे, कोई भी उस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता। हालांकि इस घटना में कभी भी तथाकथित शॉर्टकट नहीं रहा है। उदाहरण के लिए तियानकैडी बाओ हमेशा सबसे खतरनाक जगहों पर बढ़ेगा। जितनी अधिक चीजें लोगों को मजबूत बना सकती हैं, लोगों के दिमाग की परीक्षा उतनी ही कठोर होगी, और मार्शल आर्ट जितना गहरा होगा, मुसीबत में पड़ना उतना ही आसान है। इस बार ये बाई चुप थी। रोंगजुआन हम में से सबसे दूर और सबसे गहरा जुनूनी है। वह लगभग उस मानसिकता से ग्रस्त है, लेकिन हम में से किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम सभी उस समय जुनूनी थे जब तक कि एक दिन उसने कहा कि उसे अंततः पता चला कि तथाकथित लियू शिनफा का मूल उद्देश्य टूटकर अपने दम पर खड़ा होना है। ये बाई कांप उठी और बड़बड़ाई, क्या? लॉन्ग क्यू का हाथ कांप रहा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लियू शिनफा ने कहा, चरम पर जाओ, फैंक्सवर्ग के द्वार की जासूसी करता है। चरम पर जाना क्या है? यह आत्म पराजित मार्शल आर्ट हो सकता है, यह आत्म टूटी हुई मेरिडियन हो सकती है, यह आत्म पराजित भी हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। ये बाई के चेहरे पर एक अजीब सी झलक दिखाई दी और उसने पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? ड्रैगन बर्ड ने सिर्फ सिर हिलाया और देखा कि ये बाई अचानक हंसी में फूट पड़ी। जब वह हंसा तो उसका चेहरा सख्त हो गया था और उसकी आंखों के कोनों को मुस्कुराहट के साथ निचोड़ा नहीं जा सकता था, बल्कि वह स्वाभाविक रूप से चिकोटी काट रहा था। आत्म पराजित मार्शल आर्ट, आत्म विनाशकारी मध्याह्न, आत्म विनाशकारी। हाँ, आप बाहर आना चाहते हैं, लॉन्ग क्यू मुरन ने कहा। उस समय हम सभी पागल थे। हर कोई अधिक से अधिक चिड़चिड़ा हो गया, विशेष रूप से रोंगजुआन। उन्होंने कहा कि यदि आप प्रथम बनना चाहते हैं तो आपके पास पहले होना चाहिए। उस रास्ते पर चलने की हिम्मत जिसके बारे में दूसरे लोग सोचने की हिम्मत नहीं करते। उस समय युजुवान पहले से ही रोको के साथ गर्भवती थी। हालांकि मैं दानव पुस्तक से प्रभावित था, लेकिन मैं अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ने के बिंदु तक नहीं पहुंचा, इसलिए मैंने पहले छोड़ दिया। ये खतरनाक था और उन्होंने मुझे कानून की रक्षा करने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह। उसने गहरी सांस ली, उन्होंने समय चुना और वे एक घेरे में बैठ गए। यदि वे सफल नहीं हुए तो वे परोपकारी बन गए, लेकिन उस समय रोंगजुआन को छोड़कर बाकी सभी चट्टान पर थे। ये बाई ने ठंडे स्वर में कहा, लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन स्थिति महत्वाकांक्षा के लिए, मार्शल आर्ट के लिए नहीं। यह इतना बड़ा जोखिम लेने लायक नहीं है, लेकिन केवल रोंगजुआन ही असली मार्शल कलाकार है। इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। लॉन्ग क्यू ने सिर हिलाया और कहा, उसने अपना दिल तोड़ दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह निराश था। हमने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की और लंबे समय तक इंतजार किया, इससे पहले कि हमें एहसास हुआ कि वह गलत था। बड़ा सपना यहाँ जागता है, हम सभी, बैठे या खड़े, मूर्ख हैं। हालांकि श्रीमती रोंग मार्शल आर्ट नहीं कर सकती है, लेकिन दिव्य चिकित्सा की घाटी से आती है, वहाँ अनगिनत जीवित लोग हैं। स्वाभाविक रूप से वह मरने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह शांत हो जाती है और निकालती है। 18 चांदी की सुइयां रोंगक्सुआन की छाती में डाली गईं। 3 घंटे तक उसने अपनी छाती में थोड़ी गर्मी बनाए रखी और उसकी सांस कमजोर थी। हम सभी को लगा कि वह जीवित है, लेकिन वह नहीं उठ सका, स्पष्ट रूप से। बस एक जीवित मृत। उद्धरण चिन्ह।
श्रीमती रोंग ने 3 दिनों तक अपने चेहरे को आंसुओं से धोया और अंत में दिव्य चिकित्सा की घाटी में लौटने और यिन और यांग पुस्तक चुराने का फैसला किया। वह मार्शल आर्ट नहीं चाहती थी, ये यात्रा खतरनाक थी, इसलिए मैं उसके साथ गया और यह अभी भी मैं ही था जिसने बीच में दुनिया में वह चीज लाई। वेन केक्सिंग ने अचानक झोउ जिशु को देखा, अपने होठों को दबाया, पहली बार रानी गौरैया को बाधित किया और हस्तक्षेप करते हुए पूछा, ठीक है, यिन और यांग पुस्तक, क्या आप वास्तव में उन लोगों को बचा सकते हैं जिन्होंने अपना दिल तोड़ा है? झोउ जिशु ने एक पल सुना और जब उसने ऊपर देखा तो वह बस उसकी नज़र से मिला और अचानक महसूस किया कि उसकी छाती गर्म हो गई थी, यहाँ तक कि दक्षिण जिंजियांग की महान चुड़ैल ने अपना सिर हिलाया और घायल हो गई। लेकिन किसी को अभी भी उसके लिए याद है ये क्यों आवश्यक है? उसने खालीपन से सोचा, दुनिया पिंग शुई की तरह मिलती है, लेकिन दूसरे देश से मेहमान बनना संभव नहीं है। क्या वह व्यक्ति वास्तव में ईमानदार है? एक बार फिर वह अपनी नज़रें हटाने से खुद को रोक नहीं सका और महसूस किया कि वेन केक्सिंग की नज़र उस पर पड़ गई है, मानो उसके पास वजन और तापमान हो। लॉन्ग क्यू ने व्यंग्य किया, एक चिकित्सा पुस्तक वास्तव में एक पवित्र चीज है। दिव्य चिकित्सा की घाटी क्या है? क्या इसे लटकते हुए बर्तनों के साथ कार्ड लटकाकर छिपाया जा सकता है? तथाकथित यिन यांग पुस्तक क्या है? किसी व्यक्ति के दिल की मरम्मत करने के लिए आपको एक जीवित हृदय का आदान प्रदान करने की आवश्यकता है जिसे अभी किसी और से निकाला गया है। ये किस तरह की पवित्र चीज है? झोउ जिशु ने पूछा। श्रीमती रोंग वास्तव में। लॉन्ग क्यू बहुत देर तक चुप रहा, फिर आह भरते हुए बोला, करीब और दूर होना स्वाभाविक है। वह कोई संत नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला है जिसने अपने पति की खातिर अपने पति को धोखा दिया है। हम बाहरी लोगों के बीच ये ठीक नहीं है। रोंग हुआन जीवित है, ये बाई ने कहा। हाँ, लॉन्ग क्यू ने कहा, न केवल वह जीवित रहा, बल्कि यह एक संयोग था, या उसका दिमाग वास्तव में बहुत अजीब था। जब वह उठा तो उसका शरीर क्रोध और जीवन और मृत्यु से इतना भरा हुआ था कि वह वास्तव में इसका आधा हिस्सा ही जी पाया। उसे श्रीमती रोंग को अपने कंधों पर झुकाकर थोड़ी देर रोने का मौका भी नहीं मिला और वह पहला आधा हिस्सा पूरा करने के लिए सीधे एकांतवास में चला गया। ये बाई ने टिप्पणी की, छोटे जानवर। लॉन्ग क्यू ने आगे कहा, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। नेजी जल्दी में थी, मैं बस उसके साथ रहा। वह अपनी डिलीवरी के दौरान बेहद खतरनाक थी। डॉक्टर ने अनिच्छा से उनकी माँ और बेटे को गेट से वापस खींच लिया। उसका शरीर खोखला हो गया था और मैं उसके साथ आधे साल तक रहा और आखिरकार डॉक्टर स्वर्ग वापस नहीं जा सका। आखिरकार, उद्धरण चिन्ह, उसने कहा। उसकी आंखों के कोने से आंसू आ गए और धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं निराश हूँ और एक दोस्त मेरे साथ उनके पास वापस जाने के लिए गया था, इसलिए मैं इसे रोकना चाहता हूँ। शस्त्रागार में वापस, कौन जानता है कि क्या हुआ। मैं श्रीमती रोंग से मिला, जो गंभीर रूप से घायल थी और मर रही थी। उनके सीने में रोंग जुबान की तलवार थी, दोनों हाथ खून से लथपथ थे। मुझे आश्चर्य है कि मैं मूर्ख था या मैं पागलपन से वापस आया था। मैंने बस इसे एक तरफ से देखा। वह मेरा दोस्त आवेगी था और उसने उस पर अपनी तलवार तान दी। मैं इसे रोकना चाहता था, बहुत देर हो चुकी थी। सौभाग्य से रोंग जुबान ने अपना दिल हिलाया और प्यार में पड़ गया और भाग गया। उस समय लियू लिजिया गायब हो गई थी और श्रीमती रोंग मर रही थी। उस शस्त्रागार की चाबी मेरे दोस्त को सौंप दी गई और हमने एक जहरीली शपथ ली। इस जीवन में हम कभी भी एक शब्द भी नहीं बताएंगे ताकि कोई भी शस्त्रागार को न खोल सके। उद्धरण चिन्ह, उसके शब्द गिर गए और उनमें से कुछ अवाक रह गए। लंबे समय तक झोउ जिशु ने पूछा, क्या रोंग जुबान के पागल बालों को बाद में भूत घाटी में खदेड़ा गया और फिर घेर कर मार डाला गया? लॉन्ग क्यू ने आह भरते हुए कहा, मैं उस समय पहले ही शिंजुआंग लौट चुका हूँ और दुनिया के बारे में फिर से मत पूछना जोमो, बस इतना ही। अच्छी मौत। ये बाई ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी बाहों को सफेद तलवार की मूठ पर कस लिया। उसके हाथों के पिछले हिस्से की हरी नसें फट गईं। मूठ को उसने निचोड़कर पाउडर बना दिया था और ब्लेड ने उसे खरोंच दिया था। उसके हाथ की हथेली जमीन पर गिर गई। ये बाई को कुछ पता नहीं था, लेकिन उसने बार बार दोहराया, मरे। ठीक है। इतना कहने के बाद उन्होंने अभिवादन का एक शब्द भी नहीं कहा और मुड़कर चले गए, लेकिन कुछ क्षणों के लिए हिले और गायब हो गए। झांग चेंगलिंग ने शुरू से आखिर तक सब कुछ सुना। अगर वे दोनों चुप थे तो वे हिम्मत करके पूछने से खुद को नहीं रोक पाए, बूढ़े आदमी, तुम क्या करते हो? लॉन्ग क्यू ने लंबे समय तक विचार किया, झोउ जिशु के कपड़ों को टटोलते हुए, और फुसफुसाया, युवक, कुछ अच्छा करो, अपनी तलवार लो और मुझे एक अच्छा दिन दो।
लॉन्ग जियाओ की बुरी बाधा मुझे मरने नहीं देगी। अब वह मैं भी राजा यान से मिलने गया और मैं नीचे जाकर उसके साथ हिसाब चुकता कर सकता हूँ। इससे पहले कि झोउ जिशु को बोलने का समय मिलता, वेन केक्सिंग आगे बढ़ा, नीचे झुका, ध्यान से ड्रैगन के शरीर को सहारा दिया, अपनी हथेली को फैलाया और उसकी छाती तक पहुंचा। ये कहना दुर्लभ और सम्मानजनक था, मैं आपको तुरंत चकनाचूर कर सकता हूँ। मेरिडियन बहुत खुश होगा, वरिष्ठ, आप इसके बारे में सोचें। लोनली हंसा, ठीक है, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, करो। उसके हाथ शब्द ही गिरे और वेन केक्सिंग ने धीरे से अपनी उंगलियां वहां रख दी और अचानक छिपकली हंस पड़ी, उसका पूरा शरीर हिल गया और वह मुस्कान उसके चेहरे पर हमेशा के लिए बनी रही। झांग चेंगलिंग को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, बूढ़े आदमी। वेन केक्सिंग ने आगे बढ़कर लॉन्ग क्यू की आंखें बंद कर दी और उसे सीधा लेटने को कहा। उसने झांग चेंगलिंग के सिर को छुआ और कहा, उसे और अपमानित मत करो। वह एक हीरो है और वह हीरो बनने का हकदार है। उन्होंने रुककर झोउ जी को सांत्वना दी, मैं थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ और उसे विदा करना चाहता हूँ। झोउ जिशु बिस्तर के खंभे को पकड़कर खड़ा हो गया और बोला, ठीक है। फिर वह बाहर गया और वेन केक्सिंग ने उसे रोक दिया, अक्सू, मेरे साथ रहो और अपने घावों को ठीक करो। झोउ जिशु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह अच्छा है, क्या वह अच्छा है? चूंकि यह अच्छा नहीं है, इसलिए मेरे पास खाने, पीने और खेलने के लिए अभी भी अच्छा समय है। वेन केक्सिंग ने अपना सिर झुकाया और धीरे से फुसफुसाया, तो आपको कुछ दिनों के लिए मेरे साथ यहाँ रहना चाहिए। झोउ जिशु रुका और थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है। लेखक कुछ कहना चाहता है। सभी ने कहा कि खराब ट्रैक का कस्टम कवर बहुत बदसूरत था, इसलिए मैंने इसे फिर से बदलने का फैसला किया। मैं कल इसके बारे में बात करूंगा और देखूंगा कि क्या मैं कवर हटा सकता हूँ। यदि नहीं, तो मुझे डर है कि मैं इसे फिर से खोलूंगा। मैं सभी के लिए वास्तव में खेद व्यक्त करता हूँ, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले ही खरीद लिया है। यदि आप पुनः खोलते हैं, तो पैसा आपके खाते में वापस आ जाएगा। मैं आपको केवल एक आदेश फिर से भरने के लिए परेशान कर सकता हूँ। क्षमा करें। अंत में वेन केक्सिंग बड़े लोहे के खंभों से छेद किए गए बिस्तर से ड्रैगनफिंच की लाश को हटाने में विफल रहे और उन्हें बिस्तर को एक साथ रखना पड़ा, मारना और अंत में आग लगाना पड़ा और बुरी अच्छाई को अंजाम देना पड़ा। झांग चेंगलिंग कुछ ही दूरी पर खड़ा था, जलते हुए धुएं को देख रहा था और अचानक उसकी नाक में दर्द होने लगा और किसी तरह से उसमें से निकल आया। इस समय उसके कंधे पर एक हाथ रखा गया था। झांग चेंगलिंग ने मंद दृष्टि से देखा और झोउ जिशु की आंखों में आग की लपटें देखी। मुझे नहीं पता कि ये दुख है या खुशी, मुझे नहीं पता कि उससे या खुद से कहना चाहिए, क्या रोना है, कोई कैसे नहीं मर सकता। ये नदियां और झीलें हैं। कुछ लोग हंसते हैं और बेतहाशा पीते हैं। विश्वासघाती हरकतों का कोई निशान नहीं है, कोई निशान नहीं है। कोई चुपचाप ऐसी दुर्गम जगह पर अंत तक चलता है। कुछ अजनबी ही हैं जिनके पास कोई विचार नहीं है। उसे हुआंगक्वान रोड पर ले जाएं जो ठंडा और विरल है। हर दिन युवा लोग अपने सपनों के करीब पहुंचने के लिए खुश होते हैं और हर दिन कुछ लोग मर जाते हैं। वे तीनों शेशान गांव में बस गए। वेन केक्सिंग ने एक बड़ा पत्थर ढूंढा और उसे काली दीवारों वाली छोटी कोठरी के सामने खड़ा कर दिया। उस पर बिंगचेन वर्ष पहले चंद्र महीने का 8वां दिन उकेरा गया था। कहा जाता है कि तारीख अगले वसंत की शुरुआत तक धीरे धीरे लिखी जाती है। झोउ जिशु ने हंसते हुए टिप्पणी करने से मना कर दिया। झांग चेंगलिंग ने सुना, लेकिन बेहोशी में आनंदित हुआ। उसे भी लगा कि यहाँ के अंग हर जगह भारी और अजीब थे, लेकिन अब उसे लगा कि यह जगह स्वर्ग जैसी है, इसलिए उसे बेतहाशा संघर्ष नहीं करना पड़ा। किसी के द्वारा पीछा किए जाने की कोई जरूरत नहीं है। हर दिन मैं बस अभ्यास करता हूँ और चकित हो जाता हूँ और मास्टर से डांट खाता हूँ। डांटता हूँ, बस डांटता हूँ। वैसे भी मास्टर वास्तव में रात के बर्तन के रूप में उसका सिर नहीं काट सकता। एक सच्चाई ये भी है, सेल के बगल में कई कमरे हैं। उनमें से कुछ अतिथि कक्ष हैं, उनमें से कुछ में लोग रहते हैं, लेकिन कई सालों से कोई नहीं रहता है और वे बर्बाद हो गए हैं। झांग चेंगलिंग ने अपनी पितृभक्ति व्यक्त करने के लिए जल्दी से पैक किया। हालांकि यह अभी भी बहुत भद्दा है, लेकिन कुछ लोग स्वर्गीय दृश्यों के आदी हैं, इसलिए ये ठीक है। उस रात जब झोउ जिशु लेट गया और सोने के लिए लड़खड़ाया, उसने दरवाजा खुला हुआ सुना। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और व्यक्ति ने जल्दी से उसे बंद कर दिया। झोउ जिशु उस समय जाग रहा था। कोई नींद नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली, जैसे कि उसे कोई परवाह नहीं थी। वेन केक्सिंग ने रजाई पकड़ी और सस्ते और अश्लील तरीके से मुस्कुराया।
वह अपने बिस्तर के पास खड़ा था और बोला, मैं उस कमरे में नहीं रह सकता, और कोने में एक कठपुतली है, मेरे सिर में एक मकड़ी का जाला है, एक छोटे भूत की तरह लेटा हुआ है। जब उसने बिस्तर पर अपनी आंखें खोली तो उसने उसे बड़ी आंखों से देखा। उद्धरण चिन्ह। झो जिशु ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे बीच में टोकते हुए कहा, आप उसे पलट सकते हैं। वेन केक्सिंग ने अपने हाथ से रजाई नीचे की और कहा, मुझे अपनी गांड में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम अंदर जाओ और मेरे लिए जगह बनाओ। झो जिशु ने कुछ नहीं कहा, मृत होने का नाटक किया। वेन केक्सिंग ने शिक्षित किया, अक्सू, आपको अपने जीवन में दयालु होना चाहिए। आप कहते हैं कि आपको नैतिकता का निर्माण करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। हम इतने लंबे समय से एक साथ मर चुके हैं, आपके पास आधा बिस्तर भी नहीं है, क्या यह उचित है? झो जिशु ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा और कहा, मैं पहले खुद को अनुपयुक्त महसूस करता था, लेकिन अब मैं खुद को बहुत उपयुक्त महसूस करता हूँ। उसकी आवाज़ अचानक बंद हो गई क्योंकि वेन केक्सिंग ने अपने दिल की धड़कन से तेज चलने का फैसला किया और खुद ही ऐसा करने लगा। उसने बस अपना हाथ अपने पैर के नीचे धकेला और अपने कंधों को मोड़ा, उसे ऊपर उठाया और 3 फीट अंदर घुसा दिया। खुशी से बैठते हुए कबूतर घोंसले पर लेट गया। अंत में एक संतुष्ट आह भी निकली। बिस्तर छोटा नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने इसे निचोड़ा, उसे तुरंत लगा कि पलटना भी मुश्किल है। झो जिशु ने विनीत रूप से कठोर होकर मुश्किल से पलटा और अपनी पीठ उसकी ओर कर ली, खुद को रजाई में फंसा लिया, जैसे कि आप सोने का इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही वह पलटा, उसने अपनी आंखें खोली, केवल यह महसूस करने के लिए कि कुछ भी बंद नहीं हो सकता। वेन केक्सिंग को लगा कि उसका बिस्तर असाधारण रूप से आरामदायक था। वह पलटा, हिला और एक बड़े बंदर की तरह अपना सिर खुजलाता हुआ दिखाई दिया। ये जगह इतनी बड़ी है और दूसरा पक्ष बेडबोर्ड पर एक छोटा सा भूकंप बनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। झो जिशु ने हर हरकत को महसूस किया और उसके दिल में अचानक चिंता महसूस हुई और उसने चाहा कि वह उसे नीचे गिरा दे। थोड़ी देर बाद वेन केक्सिंग आखिरकार रुक गया। झो जिशु की आंख ने खुद को अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर किया, अपने पीछे के लोगों को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन वेन केक्सिंग की बात सुनकर अचानक कहा, अक्सू। झो जिशु ने उसे अनदेखा किया और फिर उसने बालों और तकियों के एक दूसरे से टकराने की आवाज़ सुनी। लगभग उस आदमी ने अपना सिर उसकी पीठ पर देखने के लिए घुमाया। ये सोचते समय झो जिशु को अचानक अपनी पीठ पर असहजता महसूस हुई, जैसे कि कोई छोटा सा कीड़ा हो। इस तरह रेंगने के बाद वेन के रुक गया और पाया कि झो जिशु बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने लुशान का एक पंजा फैलाया, धीरे से उसे झो जिशु की कमर पर रखा और फुसफुसाया, आंसू। जब झो जिशु खड़ा था तो उसके सारे बाल खड़े हो गए, गुस्से में पीछे मुड़ते हुए, शाप देते हुए, क्या तुम सोते नहीं हो? अपने कमरे में वापस जाओ और डमी से बात करो। वेन केक्सिंग ने अपनी मुड़ी हुई बांह को तकिया की तरह सहारा दिया, उसकी तरफ देखा और विश्वास के साथ कहा, मैं यहाँ हूँ और तुम बिना कुछ कहे सोने जा रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे तुम्हारे बारे में बुरा लग रहा है? झो जिशु ने कहा कि इस आदमी की बेशर्मी उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां कोई भी प्राचीन और कोई भी आने वाला नहीं है। वह उससे कहने के लिए कुछ भी नहीं सोच सकता था। उसकी कमर पर वेन केक्सिंग का कुत्ता पंजा गतिहीन लग रहा था। जियान थोड़ी देर के लिए जगह में स्तब्ध रह गया। झो जिशु अवचेतन रूप से अपना हाथ दूर करना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि वेन केक्सिंग का मृत सूअर उबलते पानी से नहीं डरता, तो उसने अपना विचार बदल दिया और फिर से पलट गया। लेट जाओ, इस पर सोने का बहुत मतलब है, एक वाक्य, आप इसे स्वयं करते हैं। फिर वह बहुत कठोरता से चला गया। वेन केक्सिंग ने थोड़ी देर के लिए टक्कर मार दी, ये देखकर कि वह वास्तव में दुनिया में एक दुर्लभ मास्टर है। दृढ़ संकल्प से भरा हुआ, वह भी उसके पीछे चुपचाप मुस्कुराया और अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीं। आधी रात तक वेन केक्सिंग को अचानक महसूस हुआ कि उसके आसपास के लोग थोड़ा हिल रहे थे और तुरंत जाग गए, ये जानकर कि आधी रात हो चुकी थी। जूशी की ठंडी रजाई गर्म नहीं रह पाई। वह सो गया और दोनों एक ही जगह पर लुढ़क गए। झो जिशु की पीठ थोड़ी मुड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वह उसकी बाहों में था। झो जिशु आधी रात को नहीं सोता था। मुझे लंबे समय से इसकी आदत है। केवल जब मैंने अपनी आंखें खोली और पास में किसी की सांस सुनी, तो मुझे याद आया कि मेरे आसपास ऐसा कोई व्यक्ति था और मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ। मेरे दांत पीस लिए। वेन केक्सिंग ने भौहें सिकुड़ी, अपनी बाहें कस ली, अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी पीठ पर हथेली रख दी, लेकिन हल्के से काम करने की हिम्मत नहीं हुई और केवल धीरे से पूछा, क्यों, दर्द हो रहा है?
झो जिशु ने कुछ नहीं कहा, उसने बस होशपूर्वक अपनी पीठ को और भी जोर से झुकाया और अपनी उंगलियां रजाई में कस ली। हर दिन आधी रात को बारी बारी से ऐसा करना सबसे अच्छा होगा। गुजरने के बाद वह अपनी सांस को समायोजित करने में सक्षम हो जाएगा और बेहतर महसूस करेगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ठंड के महीनों में उसके माथे पर पसीना आ रहा था। वह अपनी सांस को यथासंभव सपाट और धीमी रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वेन केक्सिंग ने अभी भी उसकी सांसों के बीच कुछ अस्थिर कंपन सुना। उसने चुपचाप झो जिशु के पूरे कंधे और पीठ को गले लगाया, अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को लपेटा और उसके सिर को अपनी छाती से टिकाने को कहा। उसे धीरे से एक बुरे सपने से पीड़ित बच्चे की तरह शांत किया। उसकी पीठ को पकड़ते हुए झो जिशु की दुर्लभ आज्ञाकारिता। उस समय वे सभी जाग रहे थे, लेकिन वे चुप थे। वे यान रात में खिड़की से गुजरे समय और दर्द बेहद लंबा लग रहा था, इतना लंबा कि उन्हें अविस्मरणीय होना ही था। झो जिशु का मन थोड़ा जिद्दी था। दिन में मंच को तोड़ने के बारे में सोच रहा था ताकि स्थिति और खराब हो जाए, लेकिन रात में ऐसा लगता था जैसे वे एक दूसरे पर निर्भर थे। क्या यह अनित्यता नहीं है? जब वेन केक्सिंग ने कहा कि वह ये कर सकता है, तो उसने वह बड़ा पत्थर रख दिया और उसका नाम धीरे धीरे फादर लॉन्ग के लिए समाधि लेख लिखना था। ये वास्तव में धीमा था, बिल्कुल कड़ाई की तरह। एक दिन में इतने सारे शब्द उकेरे गए। आपको ऊपर देखना होगा और बाएं और दाएं देखना होगा। आपको अच्छी तरह से तुकबंदी और शैली बनानी होगी। आपको लिखना समाप्त करने के बाद कुछ कदम पीछे हटना होगा, इसका आनंद लेना होगा, अपने हाथों को अपनी पीठ पर रखना होगा, अपना सिर हिलाना होगा और खुद के साथ ऐसा व्यवहार करना होगा जैसे कि ईडू जीवित है। फिर से सामग्री को देखते हुए, ये सचमुच 1000 शब्दों की दूरी पर है। 3 पेपर गधे के बाल नहीं देख सकते हैं और यह इच्छानुसार खेलने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ तक कि झांग चेंगलिंग ने इसे देखा और महसूस किया कि वरिष्ठ वेन ने इस समाधि लेख को लिखते समय बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया था। लंबे समय से वरिष्ठ लोग भूल गए हैं। झो जिशु जब छोटा था तब वह नदियों और झीलों में बहता रहता था। उसकी त्वचा हमेशा रूखी और मांसल रहती थी ताकि वह अपनी जिद से लड़ सके। 2 दिन की बीमारी और कुटिलता के बाद वह जिंदा उछल पड़ा और झांग चेंगलिंग को इस विला के छोटे से आंगन में फेंक दिया और दीवार के पार चला गया, तड़पता हुआ। यह कथनीय था, लेकिन युवक ने आधी शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। कहीं ऐसा न हो कि उसका मालिक कहे कि उसे चोट लगी है और वह जाना चाहता है। लेकिन शायद ये सर्दी बहुत ठंडी थी, यहाँ तक कि शूजों भी जम गया था। लोग और जानवर थोड़े आलसी थे और झो जिशु वास्तव में इस चीज को छोड़ना भूल गया था। लाबा के बाद एक छोटे से वर्ष के बाद, हालांकि इस बड़े ज्वांगजी में केवल 3 लोग हैं, यह अभी भी जीवंत और जीवंत है। उस दिन झो जिशु वेन केक्सिंग की बाहों में लंबे समय तक सिकुड़ गया ताकि वेन केक्सिंग का दूसरा दिन थोड़ा ईमानदार और भयभीत हो। वह जानता था कि अगर उसे चोट लगी तो वह निश्चित रूप से पीड़ित होगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह इतना बड़ा अपराध सहेगा। जब वह उठा तो उसने झो जिशु को एक चीनी मिट्टी के बर्तन आदमी के रूप में माना और उसने उसके साथ मैन्युअल रूप से गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कौन जानता है, उसने 2 दिनों तक ईमानदारी से देखा और पाया कि इस सप्ताह चीनी मिट्टी के बर्तन लगभग हृदयहीन और हृदयहीन थे। वह एक ऐसा आदमी था जिसे खाना या पीटना याद नहीं था। हर दिन भोर होता था और दर्द बीत जाता था और वह अपने पंजे भूल जाता था। आमतौर पर आपको मजाक करना चाहिए। आपको अपनी माँ को डांटना चाहिए और अपनी माँ को डांटना चाहिए। आप अपना चेहरा धो सकते हैं और अपना चेहरा धो सकते हैं। नाश्ते में आप एक उड़ने वाले देवता की तरह खेलना जारी रख सकते हैं। मैं अपने दिल में जानता था कि कुछ लोग नाजुक जीवन के साथ पैदा नहीं होते हैं। एक सुअर के लिए दुखी होना उसके लिए दुखी होने से बेहतर है। जब लॉन्ग शियाओ वहां था तो पहाड़ से ग्रामीण हर महीने आपूर्ति लेकर आते थे। वह बहुत सतर्क था, उसने केवल कियांग को चीजें देने के लिए नियंत्रित किया और किसी से नहीं मिला। ये लगभग नए साल का दिन है। झो जिशु और वेन केक्सिंग ने दिन के अधिकांश समय इसका अध्ययन किया। 2 राउंड के दौरान उन दोनों के पास अपशिष्ट और अलग अलग दिखावट के विषय के साथ 4 या 5 अलग अलग उपनाम थे। मैं भी हर किसी की बातें नहीं सुन रहा था, इसलिए लॉर्ड वेनगू को नक्शे को पकड़ने और नए साल का सामान लेने के लिए झुकना पड़ा। ईमानदार ग्रामीणों के एक समूह ने हमेशा सिर्फ डमी ही देखे हैं। इस बार अचानक उन्हें एक मांस और खून का शरीर दिखाई दिया और आसमान उनके सामने उतर आया। उन्हें लगा कि वह शैतान आखिरकार उतर आया है और उन्होंने उसके पुण्य कर्मों के पीछे पूजा की। फिर से पूजा। तीनों ने खुशी खुशी अपना सामान पैक किया और नए साल का इंतजार करने लगे। चीनी नव वर्ष क्या है?
लोगों ने पूरे साल कड़ी मेहनत की, वे खाना नहीं चाहते थे, वे इसे पहनना नहीं चाहते थे। मुझे उम्मीद थी कि भगवान भोजन छोड़ देंगे, मुझे उम्मीद है कि दुनिया शांतिपूर्ण और सुरक्षित होगी, मुझे उम्मीद है कि परिवार वापस आ जाएगा और अंत में फिर से मिल जाएगा। ये जीना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हालांकि मेरा दिल अन्याय नहीं है, लेकिन ये हजारों सालों से ऐसा है और यह शिकायत हड्डियों में बस गई है। अब पहाड़ और पानी नहीं दिखा रहा है, केवल नए साल के दिन अचानक छोड़ दें, कुछ पटाखे चटकाएं, एक बड़ा कदम उठाएं और उन चीजों को बाहर निकालें जिन्हें आप नहीं खाना चाहते हैं। भले ही कैचुन फिर अपनी बैट कस ले, पूरे साल इस तरह के रिप्ले का इंतजार करते हुए, भले ही यह बहुत गरीब हो, जब तक कोई परिवार है, इस रात को फोटो खींचवाना है। मास्टर वेंग वू को उम्मीद नहीं थी कि उनके जीवनकाल में एक दिन उन्हें चीनी नववर्ष की पूर्व संध्या के रात्रिभोज को संभालने का मौका मिलेगा। झांग चेंगलिंग एक युवा मास्टर थे। हालांकि उन्होंने अपनी पितृभक्ति को व्यक्त करने की कोशिश की, लेकिन वे अनाड़ी थे, लेकिन वे इसे संभाल नहीं पाए। जहां तक झोउ जिशु की बात है, जो पहले चाचा थे अब भी चाचा हैं, वेन केक्सिंग को लगा कि यह मामला बहुत यादगार है, इसलिए उन्होंने बहुत सोचा और इतने व्यस्त थे कि उन्होंने सबसे पहले झांग चेंगलिंग को निर्देश दिया, छोटा भूत, मुर्गी को मार डालो। झांग चेंगलिंग ठिठक गया, बड़बड़ाते हुए मुर्गे को देखा, खुद की ओर इशारा किया और कहा, वरिष्ठ, मैं जाए। यह वेन केक्सिंग ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या यह आपको मार पाएगा? आगे बढ़ो, चिकन को जल्दी से पकाया जाना चाहिए और इसका स्वाद आने में काफी समय लगेगा। झांग चेंगलिंग ने कांपते हुए चाकू लिया, लंगड़ाते हुए चला और हिम्मत जुटाई। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, दांत पीसते हुए अपनी आंखें बंद की और फिर नीचे की ओर वार किया। मुर्गी एक तरफ फड़फड़ाकर छिप गई, अपनी गर्दन को सिकुड़ते हुए, चीखते हुए। उसका इरादा उसे अंत तक लड़ने का था। झांग चेंगलिंग ने सावधानी से एक कदम आगे बढ़ाया, साहपूर्वक हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया। मुर्गी ने देखा कि वह मजबूत और मजबूत था, बहुत जमकर कूद पड़ी, उसके हाथ पर चोंच मार दी। झांग चेंगलिंग डर गया और जल्दी से अपना हाथ पीछे हटा लिया और मुर्गी को अंदर जाना पड़ा, कदम दर कदम। एक व्यक्ति और एक पक्षी को नहीं पता कि कौन किसको मारने वाला है, इसलिए वे छोटे से यार्ड में फुसफुसाते हुए, रोते और चिल्लाते हुए। झोउ जिशु ने घास का एक टुकड़ा निकाला, रसोई के दरवाजे पर बैठ गया और बहुत खुशी से उसे देखता रहा। जब वेन केक्सिंग ने उसे निष्क्रिय देखा तो उसने अपने पैर की उंगलियों को फैलाया और उसे सिर हिलाया और निर्देश दिया, बेल चाकू, जाओ और मुर्गी को मार डालो। झोउ जिशु ने एक भान उठाए और उसकी ओर देखा, केवल झांग चेंगलिंग को चिल्लाते हुए सुना, मास्टर, मदद करो। इसलिए अंकल झोउ ने आखिरकार कुछ नहीं कहा और आज्ञाकारी रूप से मुर्गे को मार डाला। उसने लिसुओं को मार डाला और जानवरों का वध कर दिया। मुर्गा सेनानी आखिरकार उसके हाथों में मुरझा गया और उसके पास मरने के लिए आखिरी शब्द भी नहीं थे। झोउ जिशु का अपना पेट खोलने का प्रयास और भी उल्लेखनीय था। थोड़ी देर बाद उसने मुर्गे को साफ किया, अपने हाथ धोए और घूम गया और कुछ नहीं कर रहा था। वेन केक्सिंग ने अपने तैयार उत्पाद को देखा और महसूस किया कि वह बहुत पुण्य का काम कर रहा है और फिर उसने सब्जियों को काटते हुए निर्देश दिया, मुझे चूल्हे में आग दो। कुकटॉप के बगल में एक क्रिकेट खड़ा था, जिसका सिर नीचे झुका हुआ था और वह हिल नहीं रहा था। ये देखा जा सकता है कि ये चीजें लोग सप्ताह के दिनों में नहीं करते हैं। झोउ जिशु ने इसे उठाया और एक तरफ रख दिया। केवल वेन केक्सिंग की बात सुनकर मैं मजाक करने के लिए समय निकालना नहीं भूला और कहा, ड्रैगन का बेवफा बेटा वास्तव में आनंद लेने के लिए बहुत अज्ञानी है। अगर वह खाता है तो उसे अपने हाथों से खाना चाहिए। उसने झोउ जिशु को आंख मारी और कहा, जब तुम रात को इसका स्वाद चखोगे तो इसे खा सकते हो। झोउ जिशु ने इसे अनदेखा कर दिया, जमीन पर बैठ गया और दुश्मन की तरह कुकटॉप का अध्ययन किया। अनाड़ी रूप से आग के चिमटे को उठाया, इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मैं कैसे अजीब महसूस कर सकता था। फिर इसे पकड़ने के लिए स्थिति बदल दी और बार बार इस पर शोध किया। कई बार वेन केक्सिंग ने बहुत देर तक इंतजार किया और कोई हरकत नहीं की। उसने अपना सिर झुकाया और खुद को रोक नहीं सका, लेकिन बोला, ठीक है, तुम और यह एक दूसरे को प्यार से देखने में क्या ताकत रखते हैं। जल्दी से आग जलाओ। झोउ जिशु ने इस तरह का काम किया था और जलाओ लकड़ी का एक बड़ा बंडल लिया ताकि इसे हल्के में ले सके। उसने इसे अंदर धकेल दिया, अपना सिर झुकाया और इसे देखा। ये देखकर कि यह भरा नहीं था, उसने सोचा कि बाद में और जलाओ लकड़ी डालना परेशानी भरा होगा। इसे एक बार और हमेशा के लिए करने के बारे में सोचते हुए उसने एक और बंडल पकड़ा, इसे एक मस्तिष्क में भर दिया और सिर हिलाया। यह अविश्वसनीय था। आग ने कुछ तारे नहीं देखे। काला धुआं पहले निकला,
वह जल्दी से छिप गया, अपने आग के चिमटे से एक बड़ा कदम पीछे ले गया और उलझन में चूल्हे को घूरता रहा। बचाव के लिए आया, चाय के आधे से ज्यादा हिस्से को काट दिया, अपना सिर घुमाया और 2 बार खांसते हुए कहा, पूर्वज तुम घर जलाना चाहते हो। एक पल के लिए झो जिशु अचंभित हो गया और एक शब्द के साथ न्याय किया और समझने का नाटक किया, ये लकड़ी अच्छी नहीं है, धुआं इतना बड़ा है, यह शायद बहुत गीला है। वेन केक्सिंग भी फूट फूट कर रोने लगे और बाहर जाने को कहा। झांग चेंगलिंग की बड़ी बड़ी और छोटी छोटी आंखें खाने के लिए इंतजार कर रही थी। जब आसमान में अंधेरा छाने लगा तो वेन केक्सिंग ने नए साल की शाम के खाने के लिए यह बड़ी मेज तैयार की और बाहर ठंड बढ़ती जा रही थी। उत्तर पश्चिमी हवा ने खिड़की की सैश को बंद कर दिया और कमरे में कई छोटे स्टोव थे। हालांकि ये भाप बन रहा था, शराब गर्म हो रही थी और सुगंध धीरे धीरे बाहर आ रही थी। झांग चेंगलिंग ने खुशी के साथ व्यंजनों का पीछा किया और बैठ गया, ऐसा महसूस करते हुए कि वह गर्मी से मोहित हो गया था। उसने सोचा कि इस जीवन में उसे फिर कभी घर नहीं मिलेगा और उसे इस जीवन में विस्थापित होना ही था। कौन जानता था कि वह अभी भी इतना अच्छा साल बिता सकता है। उसे लगा कि उसकी अधिकांश शिकायतें दूर हो गई हैं और उसने झो जिशु को झटके से देखा। वेन केक्सिंग को देखते हुए मुझे लगा कि यह एक आंख खोलने वाला होगा। झो जिशुपिंग ने एक अच्छी शराब बनाई। जब उसने स्वाद सूंघा तो उसे कीड़ों की गंध आ गई। उसने खुद को एक कप में शराब डाली, अपनी आंखें नीची की और थोड़ी देर तक उसे सूंघा, फिर एक घूंट लिया। केवल किसान द्वारा बनाई गई शराब। यह एक प्रसिद्ध उत्पाद नहीं है, लेकिन इसमें अवर्णनीय सुगंध की गंध है जो जीभ की नोक पर पिघलती है और सभी आंतरिक अंगों को गर्म और आरामदायक रखती है। उन्होंने याद किया कि पिछले वर्षों में इस समय राजधानी सबसे अधिक जीवंत थी। एक रात का बाजार था और वांग यूहे ने चंद्रमा पर गाया था, जिन वो मदद नहीं कर सकता था लेकिन हलचल भरे जीवन में। लेकिन उस गिलास में दशकों तक बढ़िया शराब का गिलास मक्खन से सना हुआ लग रहा था। वही क्यों मुंह में पीना और हमेशा मेरे दिल में अन्य चीजों के बारे में सोचना, फिर बेस्वाद, ऐसी कोई खुशबू नहीं। अचानक कटोरे में चॉपस्टिक की एक जोड़ी डाली गई और कुछ व्यंजन उसे दिए गए। झो जिशु ने अचानक देखा और वेन केक्सिंग को देखा, जो हमेशा बेईमान और दुखी रहा है। उसे एक नर्म मुस्कान के साथ देखा और कहा, खाओ शराबी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में कोई तार हल्का सा फड़क गया हो। मैंने देखा कि वेन केक्सिंग ने अचानक आह भरी और भावुक होकर कहा, ये वास्तव में मेरे जीवन का सबसे अच्छा वर्ष है। झांग चेंगलिंग को नहीं पता था कि वह कहाँ पवित्र था, लेकिन बस कोहरे में सुनता रहा, केवल वेन केक्सिंग को, और फिर कहा, पिछले वर्षों में आज ये सिर्फ उन लोगों के झुंड से निपट रहा था जो चापलूसी करने वाले या बुरे दिल वाले थे। और फिर गू जियान के साथ दो, इस तरह शराब के कुछ गिलास पीने के बाद और उससे कहने के लिए कुछ नहीं होने के कारण उसने एक और साल परेशानी में बिताया। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने अपना सिर हिलाया। बिना घर के कितने साल लगेंगे? अपने लिए पूछना बोरिंग है। झांग चेंगलिंग की नज़र में ये वरिष्ठ वेन तुरंत एक उदास जीवन वाला एक गरीब आदमी बन गया और उसके दिल में सहानुभूति महसूस हुई। झो जिशु ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आपके लाल नीली आंखों वाले विश्वासपात्र के बारे में क्या? वेन केक्सिंग ने कहा, कोई नशे में धुत होने के लिए पैसे देता है और कोई हंसता है और खुद को बेचता है। ये कैसा है? आंसू, शुभ चीनी नववर्ष, ईर्ष्या मत करो। झो जिशु को शराब छिड़कने के लिए बहुत इच्छा थी। अंत में वह इसे सहन नहीं कर सका, बार बार हिचकिचाया और इसे अपने मुंह में डाला। गर्म खाना खाने के बाद झांग चेंगलिंग ने बिना जाने कि वह कहाँ है, एक पटाखा निकाला और फिर उसे याद में रख दिया। ये धमाकेदार था और पटाखे छोटे थे। वह एक लापरवाह किशोर की तरह था और हंसा। झो जिशु सीढ़ियों पर बैठा था और कप जलता रहा। वेन केक्सिंग भी बैठ गया और उसके हाथ पकड़कर उसका वाइन ग्लास पकड़ लिया। उसने उसे तिरछी नजर से देखा और जानबूझकर उस जगह को ढूंढा जहां उसके होंठ अभी अभी छुए थे, बाकी को छोड़ दिया। मैंने आधा गिलास वाइन पी लिया और आखिर में उसे चाट लिया। झो जिशु ने उसे देखने से अपना सिर दूर कर लिया, लेकिन महसूस किया कि उसके कान थोड़े गर्म थे और वेन केक्सिंग ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गर्म रखने के लिए अपनी बाहों में खींच लिया। मुझे लगता है कि यह साल मेरे जीवन का सबसे तेज साल रहा है। रात हो चुकी है, सर्दी बीत चुकी है। ये तब की बात है जब गर्मी अभी भी कम नहीं हुई थी और पौधों और पेड़ों की साफ हवा में हल्की ठंडक थी और पानी के पास ठंडक विशेष रूप से स्पष्ट लग रही थी। प्रतिभाशाली नदियों की धारा चुपचाप बह रही थी। लाल सूट पहने एक आदमी नदी के किनारे खड़ा था, जिसके गाल पर एक लाल जन्मचिन्ह था। उसने अपने आसपास की हलचल पर ध्यान देने के लिए अपना सिर झुकाया।
एक हाथ आगे की ओर फैला हुआ था, उसकी उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई थीं और उसकी बगल में गिर गई थीं। वह चांदनी पर त्वचा जैसी चमक को स्पष्ट रूप से देख सकता था। अचानक कई काली परछाइयां उसके चारों ओर दौड़ पड़ी और सन डिंग उड़कर आया और रात के कपड़े पहने इन लोगों से भिड़ गया। भूतों की घाटी में शीर्ष 10 सबसे कपटी भूतों में वे हैप्पी ज़ॉम्बी, हैंगिंग घोस्ट्स और अमर भूत के प्रमुख हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य दुष्ट लोग शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन ये लोग पहले से ही भूत घाटी में जड़ें जमा चुके हैं। ये लोगों को आकर्षित और दबा भी देगा और अपनी खुद की ताकत बन गया है। सन डिंग की राक्षस हथेलियों की जोड़ी यह नहीं कहती कि कोई प्राचीन नहीं है और कोई आने वाला नहीं है। कम से कम अभी के लिए सेंट्रल प्लेन्स वुलन ही एकमात्र है। बीच वाला 3 चरणों में तुरंत मारा जाता है। शरीर पर खून से लाल हथेली का निशान रह जाएगा। इसे पूरी तरह से पीठ तक पहने। अचानक उसे देर रात घेर लिया गया और वह घबराया नहीं, मानो वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। जहरीले तार के 2 जोड़े इधर उधर उड़ रहे थे और थोड़ी देर बाद उसे देखकर छोटे छोटे कीड़ों का समूह भाग गया। पहले से ही सन डिंग ने पीछा नहीं किया, बस नीचे झुका, एक लाश के कपड़े उठाए और लाश की कमर पर टैटू किए गए भूत के चेहरे को देखकर वह हंसा। लगभग आधे घंटे के बाद उसके पीछे से एक व्यक्ति प्रकट हुआ, उसके पास आया। वह सिकुड़ी शरीर की कमर पर भूत के चेहरे पर झुका और पूछा, क्या हो रहा है? सन डिंग ने अपने हाथों को आस्तीन पर वापस मोड़ लिया और उसे एक हल्की नज़र से देखते हुए कहा, लाओ मिंग, तुम देर से आए हो। ये बूढ़ा मिंग बिल्कुल वैसा ही था जब झोउ ज़िशु और वेन केक्सिंग उस दिन दुश्मन के छेद में बुरी तरह फंस गए थे। वू जियान को जमीन खोदने के लिए एक सहायक मिला। वह अभी भी एक सामान्य बरलेब टाट था। बायां पैर थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था। आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। वह सादा चेहरा था और अगर वह गंभीर नहीं था तो वह दयालु दिखता था, और उसके सामने एक बड़ा एप्रन था जिसे आमतौर पर सुअर मारने वाले कसाई पहनते हैं, जैसा कि वेन केक्सिंग ने कहा, और एक कसाई में बदल गया। लाओ मिंग ने लाश के चेहरे पर से नकाब हटाया, जमीन पर बैठ गया, कुछ देर तक सोचता रहा, फिर एक आह भरते हुए खड़ा हुआ और अपना सिर हिलाया। यह ज़ूफिक का व्यक्ति है। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने देखा कि सन डिंग दिलचस्पी से उसके बड़े एप्रन को देख रहा था और फिर समझाया, उसे भगवान गु के आदेश में लाओ। क्या आपके पास कोई टिप्पणी है? सन डिंग ने व्यंग्य किया और कहा, गु झू तो एक ऐसी चीज जो जिद्दी संतान नहीं है। क्या यह आपके लिए एक पग जैसी हलचल पर डालने लायक है? लाओ मिंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और सुनने के बाद केवल इतना कहा, आप उसके सामने भी यही कह सकते हैं। सन डिंग कुछ सोचने लगा, उसकी आंखें फड़कने लगी, उसने ठंडी सांस ली और होशियार हो गया। अब इस विषय में उलझा नहीं। जमीन पर लाश की ओर इशारा करते हुए कहा, चूंकि यह लाओ मिंग, आप इसे घाटी के स्वामी को रिपोर्ट कर सकते हैं। उसे बताने और यह जानने के लिए कि ज़ूफिक कितना साहसी था, वह बिना कहे नियमों का उल्लंघन करने के लिए घाटी से बाहर चला गया, लेकिन अब वह इतना गुस्से में था कि वह मुझे मारना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। लाओ मिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं हाल ही में गु से संपर्क नहीं कर पाया हूँ। सुन डिंग ने अधीरता से कहा, ज़िशा के बारे में क्या? लाओ मिंग ने फिर से अपना सिर हिलाया और केवल पूछा, आपकी राय में क्या ज़ूफिक ये लियू जिया के लिए कर रहा है? जब उन्होंने लियू जिया शब्द का उल्लेख किया तो सन डिंग की निगाहें तेजी से चमक उठी, और जब उन्होंने कहीं और देखा तब भी उनके मुंह से बस यही निकला, ज़ूफिक का दिल बहुत बड़ा है। मैं आपको सलाह देता हूँ। इसके अलावा यदि आप घाटी के मालिक हैं तो सावधान रहना बेहतर है, अन्यथा हम। लाओ मिंग थोड़ी देर चुप रहा और अचानक पूछा, क्या शेन ने तुम्हें मार डाला? सन डिंग ने रुककर अपनी भौहें ऊपर उठाई, अपनी आवाज को लंबा किया और पूछा, क्यों? क्या आप मेरी परीक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं? लाओ मिंग ने स्पष्ट रूप से मुस्कुराया, एक उंगली निकाली और उसकी छाती पर प्रहार किया, अपनी आवाज कम कर दी और कहा, भाई सूर्य, हम गुप्त रूप से बात नहीं करते हैं। लियू जिया कौन नहीं चाहता है? एक फांसी पर लटका हुआ भूत कहा जाता है। यहाँ तक कि अंतर्निहित भूत भी हिलने के लिए उत्सुक हैं। यहाँ तक कि एक लंबी जीभ वाला भूत भी भाग्य बताने वाले से लड़ने के लिए जाल तहखाना स्थापित करने की हिम्मत करता है। कांच का कवच किसे मिलता है? जो नीचे हवा की चट्टान के पहाड़ का मालिक है। यदि आप नहीं चाहते हैं तो आप उस छोटे झांक को क्या घूरते रहते हैं? सन डिंग स्तब्ध रह गया और थोड़ी देर बाद बोला, मैं चाहता हूं कि झांग नाम का बच्चा ज़ूफैन को पहचाने। लाओ मिंग ने बस उसे मुस्कुराते हुए देखा और कोई निर्णय नहीं लिया। सन डिंग को हमेशा लाओ मिंग की मुस्कान से नफरत थी, केवल ये सोचने के लिए कि यह व्यक्ति विशेष रूप से गुप्त तरीके से हंसता है, बिल्कुल अपने पागल गुरु वेन केक्सिंग की तरह,
जो लोगों को उदासीन बनाता है। वह जो सोच रहा था उसे समझाते हुए उसने अधीरता से कहा, क्या नश्वरता, तुम्हारा क्या मतलब है? लाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। ये भाई सन को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे का नाम झांग है वह बूझू के साथ है। जब तक उसे याद है उसे किसी भी समय पहचाना जा सकता है। शेन शेन मर चुका है। गांव जियाझुंग में 2 चमकदार कवच का एक टुकड़ा गायब था और मुझे लगता है कि हमें पहले जू फैन को पकड़ना चाहिए और फिर एक अच्छा काम करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? सन डिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कुछ देर तक उसके कोमल चेहरे को उग्रता से देखता रहा, फिर ठंडी आवाज में घुरघुराया और मुंह फेर लिया। इस समय शू में हजारों पहाड़ों से घिरे शेशान विला में वेन बुझू अपने मुंह में झोऊ जिशु के साथ एक रजाई पकड़ रहा था। वसंत ऋतु शुरू हो चुकी है और शूज़ तेजी से गर्म हो रहा है। कपड़ों के सालों तक लोहे की तरह ठंडे रहने का कारण स्पष्ट रूप से कम हो गया है। झोऊ जिशु ने विशेष रूप से झांग चेंगलिंग को वेन नामक कुत्ते की खाल के प्लास्टर के लिए एक कमरा लेने का निर्देश दिया, लेकिन फिर भी वह उस गति को रोक नहीं सका जो उसने उस बिंदु पर प्राप्त की थी। और इस व्यक्ति ने उसके चेहरे पर अपनी नाक मारी और अपने ही सामान की शुरुआत से वह और अधिक बेशर्म हो गया और अपने नंगे हाथों से हवा में भाग गया। तुम दोनों ने एक फटी हुई रजाई खींची। मैंने उसे खींच लिया। कैचर कपड़ों में डूबा हुआ था और 18 पर गिर गया। मार्शल आर्ट ने सब कुछ आजमाया और वे आखिरी 2 तक लगभग पसीने से लथपथ थे। रजाई को ढकने के लिए यह बहुत गर्म है। झोऊ जिशु अपने सुनहरे दिनों में नहीं था। 110 राउंड के बाद वह एक चाल हार गया। वेन केक्सिंग ने गर्व से एक हाथ में रजाई का आधा हिस्सा पकड़ लिया और दूसरे हाथ से झोऊ जिशु की कलाई को तकिए से दबा दिया। उसकी गर्दन को सहलाया और उसे अपने छोटे से सफेद दांत दिखाए और उसे इशारा किया, तुम आओ, मैं तुम्हें सोने के लिए गले लगाऊंगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह ठंडा न हो। झोऊ जिशु वास्तव में उसे लात मारना चाहता था, इसलिए उसने उसे 3 बार नीचे देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम सुगंधित या नर्म नहीं हो और तुम्हारी छाती पर पसलियां हैं। बैटबोर्ड पकड़ना बेहतर है। वेन केक्सिंग ने तुरंत घूर कर देखा, उसका हाथ पकड़ा और उसकी छाती पर रख दिया और कहा, बकवास, मैं पसलियों की एक पंक्ति नहीं हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप इसे छूते हैं। झोऊ जिशु ने अपने पैर उठाए और अपने पैर को मोड़ लिया और अपने हाथ को पीछे खींच लिया, जैसे कि उसने कुछ गंदा सामना किया हो, और उसे हवा में फेंक दिया। वेन केक्सिंग ने रजाई पकड़ ली और उसे अजीब तरह से चिल्लाते हुए देखा। हर साल अजीब चीजें होती हैं और जो लोग इसका फायदा उठाते हैं उन्हें परवाह नहीं है। आप जो खुद का फायदा उठाते हैं वे बहुत ही आंख मूंद कर आरक्षित हैं। आमतौर पर यह स्थिति होती है। झोऊ जिशु उससे बकवास बात करते हुए सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने कपड़े पहने, छिपना असंभव बनाने का फैसला किया, सोने के लिए एक कमरे में बदल गया, झांग चेंगलिंग के साथ बुरी तरह से निचोड़ा और छोटे भूत को फर्श पर गिरने के लिए कहा। कौन जानता था कि रजाई पकड़े हुए वेन केक्सिंग का हाथ अचानक एक अजीब चाप में बदल गया और उसके कंधे पर झुक गया। झोऊ जिशु ने तुरंत उसे हटाने के लिए अपने कंधों और कोहनी को डुबो दिया और फिर उसे अचानक अपने पूरे शरीर में सुन्नता महसूस हुई। इससे पहले कि कोई खड़ा हो पाता, वह नीचे गिर गया और ठीक उसी बाहों में गिर गया जहां वेन केक्सिंग ने खोला और वहां इंतजार किया, और एक तरबूज के बीज का खोल रजाई की सतह पर गिर गया। वह इस चीज के रास्ते में था। वेन केक्सिंग ने उसके कान में मुस्कुराहट के साथ बात जारी रखी। आमतौर पर इस मामले में यह एक इच्छा, असंतोष है, केवल एक दोषी विवेक होने के लिए। आप देखते हैं, क्या आप इसे दूर नहीं करते हैं? झोऊ जिशु अवाक रह गया। वह वास्तव में ये समझ नहीं पाया कि कोई व्यक्ति रात में क्यों सो गया था और उसे अपने शरीर पर बीज का खोल क्यों रखना पड़ा ताकि वह किसी भी समय दूसरों पर हमला करने के लिए एक छिपे हुए हथियार के रूप में काम कर सके। वेन केक्सिंग ने हंसते हुए कहा, मानो वह देख रहा हो कि वह क्या सोच रहा है, और कहा, मेरे पास अभी भी अखरोट हैं, क्या आप उन्हें खाते हैं? अखरोट शब्द बोलते हुए झोऊ जिशु ने एक गुज़बम्प उठाया और कियान की अनिच्छा से हंसे। क्यों तुम मुझे पकड़ते हो? क्या तुम अभी भी सोना चाहते हो? वेन केक्सिंग ने अपने पूरे शरीर को रजाई में लपेट लिया। अपनी आंखें घुमाते हुए और अपने कंधों को दोनों हाथों से दबाते हुए वह अपने अस्तर के किनारे पर भागा और उसके मुंह से जल्दी से खुशी से कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वेन केक्सिंग का शॉट भारी नहीं था और झोऊ जिशु का एक्यूपंक्चर बिंदु जल्दी से दूर चला गया। ये तब था जब वेन केक्सिंग का हाथ कम और कम हास्यास्पद हो गया था। जब से वह बीजिंग से निकला और नदियों और झीलों में प्रवेश किया, उसका शरीर घायल हो गया और दूसरी बात हुई। एक के बाद एक, मेरा वह मूड नहीं था। झोऊ जिशु वास्तव में लोगों के करीब नहीं गया। वेन केक्सिंग ने धीरे से झटका दिया
जैसे कि उसने उस पर आग लगा दी हो। ये देखकर कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होने वाली थी, झोंग जिशु ने एक सिहरन दी। उसकी कलाई को पकड़ते हुए उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, बूझू बहुत दयालु है। मैं अभी भी सम्मान, धन्यवाद नहीं, संवेदनशील। वेन केक्सिंग ने हंसते हुए कहा, आप सही हैं, आप गलत हैं, लेकिन आप अपमानजनक हैं। झोंग जिशु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वास्तव में इसका हकदार हूँ। दोनों के बीच गतिरोध की स्थिति थी। अचानक बगल के कमरे झांग चेंगलिंग से एक चीख सुनाई दी। झोंग जिशु ने भौहें सिकोड़ी और वेन केक्सिंग को दूर धकेल दिया। उसने अपने लबादे को बिजली की तरह पीछे फेंका और भागने लगा। वेन केक्सिंग ने अपना सिर हिलाया। उसने आह भरी, अपनी 5 उंगलियां अपनी नाक की नोक के करीब ले गया, अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे उसका पीछा किया। झांग चेंगलिंग सपने से बस स्तब्ध था। जब झोंग जिशु ने दरवाजा धक्का दिया तो उसने पाया कि वह अपनी आंखें कसकर बंद कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वह क्या बुदबुदा रहा था। वह भूसे और लात से पसीने से लथपथ था। झोंग जिशु ने उसे सामान्य रूप से धक्का दिया और पाया कि उसे जगाने में विफल होने पर उसने उसकी कलाई पकड़ ली और उसमें थोड़ी मात्रा में क्रोध भर दिया। झांग चेंगलिंग कांप उठा और चिल्लाया, उसे मत मारो। फिर वह अचानक उठकर बैठ गया। उसकी आंखें धीरे धीरे दूसरी ओर चली गईं, जिससे वह थोड़ा हैरान सा दिखाई देने लगा। उसने झोंग जिशु को देखा और चिल्लाया, मास्टर। झोंग जिशु ने बिना कुछ कहे उसके सिर पर थपथपाया, उसे दबाया, उसे रजाई के नीचे खींचा और कहा, चलो सो जाओ। फिर वह बिस्तर के पास बैठ गया, बिस्तर के खंभे पर झुक गया और अपने हाथों को अपनी छाती पर जकड़ लिया। अपनी आंखें बंद रखें, मानो उसका साथ दे रहे हों। झांग चेंगलिंग लंबे समय तक चुप रहा और अचानक झोंग जिशु के कपड़े धीरे से खींचे, फुसफुसाते हुए, मास्टर, मैंने अभी सपना देखा। एक आदमी ने कसकर लिपटे शरीर के साथ एक चाकू पकड़े हुए इसे मेरी छोटी माँ की गर्दन पर रख दिया। उसने मेरे पिता से पूछा, वह चीज कहाँ है? क्या ये सिर्फ है? झोंग जिशु ने अपनी आंखें खोली। इस समय बाहर से दरवाजा खुला था और वेन केक्सिंग अंदर आया। उसने उसके चेहरे को सीधा होते हुए सुना और सोच समझकर पूछा, वह व्यक्ति कैसा दिखता है और उसकी विशेषताएं क्या हैं? झांग चेंगलिंग ने कुछ देर सोचा, फिर अपराध बोध से सिर हिलाया और कहा, मैं अपने सपने में स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। झोंग जिशु को उस दिन खुशी और शोक में डूबे युवक के शब्द याद आ गए और फिर उसने पूछा, क्या तुमने देखा है कि उस आदमी के हाथ में 5 उंगलियां नहीं हैं या 4 हैं? झांग चेंगलिंग ने फिर से अपना सिर हिलाया और बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। झोंग जिशु ने आह भरी, उसके सिर पर थपथपाया और फुसफुसाया, तुम सो जाओ। दोनों बैठे और खड़े रहे, वो चुपचाप, जब तक कि झांग चेंगलिंग समान रूप से सांस नहीं ले रहा था, जाहिर तौर पर सो रहा था। झोंग जिशु ने अपनी रजाई खींची, खड़ा हुआ और वेन केक्सिंग के साथ बाहर चला गया। वेन केक्सिंग ने अचानक आह भरी, अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे फैलाया और उसे पकड़ लिया, अपना चेहरा उसके कंधे पर काफी देर तक टिकाए रखा और फिर फुसफुसाया, इन दिनों यह एक अच्छा सपना जैसा लगता है, लेकिन मैं इतनी जल्दी कैसे जाग सकता हूँ? क्या होगा? पैदल पथ, लुओयांग नदी, लानुआन खाली नहीं है, पैदल यात्री बूढ़े हो रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि अनंत यान झाओ बेटियां हैं। सुनहरी सीढ़ी पर हवा और हवा लुओयांग के पूर्व से बहती है और हवा लुओयांग के पश्चिम से गुजरती है। नियम टूट गया और कोई व्यक्ति शराब के नशे में धुत हो गया। पूर्व हर जगह है, हलचल पुरानी है, सरकारी सड़क पर कुछ पतले घोड़े हैं, इत्मीनान से चल रहे हैं। दोनों आदमी लंबे और मजबूत थे, उनमें से सिर्फ एक के चेहरे पर कुछ बीमारी थी। कमर के चारों ओर एक हिप फ्लास्क लटका हुआ था और पीने की जल्दी में नहीं था, बस उसे अपने हाथों में थामे हुए था। एक बार में ही उसे हिला रहा था। मैंने भी कुछ देर तक उसका स्वाद लिया, फिर धीरे से निगल लिया। मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा था। एक बाघ के सिर वाला किशोर उनके पीछे पीछे चल रहा था। ये झोंग जिशु और उनकी पार्टी थी जो फांग शू से बाहर आई थी। वेन केक्सिंग ने बगल में देखा और पाया कि व्यक्ति ने एक घूंट लिया और फिर एक घूंट, फिर एक बड़े बर्तन को नीचे तक पहुंचने में बहुत समय लगा। जब उसने इसे देखा तो वह उसे पकड़ने के लिए अपने मुंह में भेजने से खुद को रोक नहीं सका। अग्रभाग ने कहा, शराब, लगभग। झोंग जिशु ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा, हिप फ्लास्क बदला और कहा, ट्यूब इतनी चौड़ी है, क्या तुम मेरी बहू हो? इसके बाद वेन केक्सिंग ने अपना हिप फ्लास्क पकड़ लिया और सीधे लहजे में कहा, यहाँ तक कि त्वचा संबंधी रिश्तेदारों के पास भी यह होता है। क्या आप मुझे फेंक सकते हैं? झोंग जिशु ने झाओ 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 को देखकर हंसते हुए कहा, मुझे डर है कि तुम विधवा हो जाओगे। वेन केक्सिंग,
झांग चेंगलिंग की उपस्थिति की परवाह किए बिना बेशर्मी से कहता रहा, ये ठीक है, वैसे भी अब मैं इसे देख या उपयोग नहीं कर सकता। मैं हर रात अपनी आंखें भी खुली रखता हूँ। झो जिशु के हाथ फिसल गए और जग वेन केक्सिंग द्वारा छीन लिया गया। झांग चेंगलिंग ने अपना सिर उनके पीछे झुका लिया, लगभग सीन में जाने की कोशिश कर रहा था। वेन केक्सिंग ने अपना जग लिया, एक बड़ा घूंट लिया और झो जिशु को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शराब अच्छी शराब नहीं है, लेकिन इसका स्वाद वास्तव में अच्छा है। झो जिशुरन ने थोड़ी देर के लिए उसे देखा और अचानक घोड़े को करीब आने का आग्रह किया और उसके कान में कहा, श्रीमती, क्या यह एक अकेला नींद रहित नींद असंतोष है? मैं वास्तव में अपने पति के लिए आपके साथ बुरा व्यवहार करती हूँ। मैं इसे रात में धोती हूँ और इंतजार करती हूँ, मुझे आपको फोन करना चाहिए। वेन केक्सिंग इतने अधीर थे कि उनका घड़ा खाली हो गया और उनसे घड़ा वापस छीन लिया गया। झो जिशु ने उसकी नज़र पहचान ली और अपनी आंखें तिरछी कर लीं। उसकी आंखों के कोने थोड़े संकीर्ण थे। जब उसने नज़र घुमाई तो उसे आकर्षण का कोई अंश नजर नहीं आया। इसके बजाय वह संकीर्ण होने का अर्थ नहीं बता सका। उसने गर्व से जग को वेन केक्सिंग की ओर बढ़ाया। उसने कुछ बार हाथ हिलाया और फिर संतोष का एक बड़ा घूंट लिया। हालांकि मुझे अचानक लगा कि एक छोटी सी चीज मेरे मुंह में चली गई है। झो जिशु ने उसे थूक दिया और थूक दिया। उस समय वह लगभग घोड़े की पीठ से सीधे कूद गया। ये वास्तव में एक छोटा अखरोट था। झो जिशु की भूख ऐसी थी मानो वह अपने मुंह से एक छोटा अखरोट का टुकड़ा नहीं बल्कि एक मानव मस्तिष्क थूक रहा हो जो वेन के रोड को घूर रहा हो। तुम मूर्ख हो। वेन केक्सिंग ने जल्दी से विनम्रतापूर्वक कहा, कहाँ और कहाँ स्थानांतरित। एक भावशून्य चेहरे के साथ झो जिशु ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, तुम। मुझे लगा कि मेरा पेट उलट रहा है। मुझे मतली महसूस हुई, चाहे मैं कैसा भी महसूस करूं, लेकिन इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। वेन केक्सिंग धीरे से आया और उसका एक हाथ थाम लिया। उसने वास्तव में अपनी जीभ बाहर निकाली, अपने हाथ की हथेली पर एक रोल बनाया और छोटे अखरोट की गिरी को लुढ़का दिया। उसने कुछ बार चबाया और हंसा, सांगोन, तुम सब इतने बड़े हो गए हो, खाने में नखरे करने वालों के बारे में क्या? ये बहुत हास्यास्पद है। झो जी ने चुपचाप अपना चेहरा घुमाया, लंबे समय तक उसकी ओर नहीं देखा, फिर धीरे से कहा, मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूँ। वेन केक्सिंग हंसे। झांग चेंगलिंग ने लाल और हरे चेहरे वाले दो बूढ़े और अनियंत्रित लोगों को देखा और साहस जुटाने में काफी समय लगा और फिर वह धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए हकलाते हुए बोला, मास्टर मास्टर, हमें लुओयांग क्यों जाना चाहिए? झो जिशु की मतली दबाई नहीं जा सकी और उसने हरे चेहरे के साथ झांग चेंगलिंग को देखा और अधीरता से कहा, जाओ और देखो कि तुम्हारी जान कौन चाहता है। झांग चेंगलिंग ने अनजाने में उसकी ओर देखा, अपना मुंह खोला और कहा, आह। वेन केक्सिंग ने एक हाथ को अस्तबल पर ढीला रखा, एक हाथ अपनी थोड़ी खुजलाने के लिए उठाया और पूछा, उस समय लोगों के दो समूह थे जिन्होंने बिच्छुओं के दो समूहों को काम पर रखा था और इस छोटे भूत का जीवन चाहते थे। झो जिशु ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, लाल कपड़ों में मजाकिया भूत को उसे मारना नहीं चाहिए, उसे यह काम पहले ही कर देना चाहिए और वह उसे इतने लंबे समय तक नहीं छोड़ेगा। वेन केक्सिंग ने पीछे मुड़कर उसे विचारमग्न देखा और कहा, तो आप जहरीले बिच्छू के शवों के पीछे के लोगों का पता लगाना चाहते हैं? क्या ये हो सकता है कि आप बिच्छुओं के पास आए? मुश्किल है, अगर आप जहरीले बिच्छू नहीं बनते तो आप लुओयांग में हैं। झांग चेंगलिंग ने वेन केक्सिंग की प्रशंसा की, लेकिन उसे लगा कि पूर्ववर्ती वास्तव में बुद्धिमान था और वह बहुत चतुर था। झो जिशु ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे पास ये दिखाने के लिए इतनी बकवास है कि तुम उस छोटे भूत से बेहतर हो। वेन केक्सिंग बहुत मूर्ख था और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और फिर पूछा, क्या आप ये भी जान सकते हैं कि जहरीले बिच्छू का घोंसला कहाँ है? झो जिशु अवचेतन रूप से शराब का एक और घूंट लेना चाहता था। उसे याद आया कि वेन नामक कमीने ने जग में क्या डाला था और उसे उसके मुंह में डाला था, फिर उसे फिर से नीचे रखना पड़ा। वह शराब को खराब करने के लिए दूसरों से नफरत करता था, इसलिए उसने वेनके को गंभीरता से देखा। एक त्वरित नज़र, ठंडे स्वर में कहा, आप नहीं जानते, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भी नहीं जानता। वेन केक्सिंग ने जल्दी से फुसलाया, यही बात है, मास्टर झो वास्तव में एक शानदार मार्शल कलाकार हैं जिनकी आंखें आसमान की ओर खुली हैं। मैं ऐसे मूर्ख व्यक्ति के पीछे देखने का इंतजार क्यों करूं? झो जिशु को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी जीभ फिसलन भरी थी और वह बकवास के साथ कार में चढ़ गया। वह उसे बहुत थप्पड़ मारना चाहता था। इसके बारे में सोचने के बाद उसे डर लगा कि वह उसे हरा नहीं सकता। फिर आदमी ने अपना सिर घुमाया और उससे दूर हो गया।
तीनों लुओयांग शहर की ओर चल पड़े। एक रेस्तरां में खाने पीने और आराम करने के बाद झोउ जिशु ने झांग चेंगलिंग को कमरे में बुलाया। झांग चेंगलिंग पहले तो अनजान था, इसलिए लेडी इंडियन भाग गया। कौन जानता है कि झोउ जिशु ने कुछ नहीं कहा और अपनी हथेली से उसके कंधे को थपथपाया। झांग चेंगलिंग को तुरंत पता चल गया कि यह मास्टर के लिए कभी भी और कहीं भी एक और परीक्षा थी। ओपन, इसे अपनी बाह के नीचे दयनीय बताते हुए झोउ जिशु ने भौहें सिकुड़ी और पाया कि इस छोटे भूत में एक प्रतिभा है। चाहे चाल कितनी भी चतुर और सुंदर क्यों न हो, उसके हाथों में वह गधे की तरह शर्मिंदा हो जाएगा, लेकिन अगर वह गलत है तो उसकी चाल उसे गलत नहीं बनाती है। वह चुपचाप बैठा रहा, फिर हथेली ऊपर करके और झांग चेंगलिंग को अंदर से ढांक दिया। झांग चेंगलिंग ने कहा, ओह। वह एक धमाके के साथ सपाट लेट गया। उसकी रीढ़ जमीन को दबा रही थी और लोच जमीन पर कुछ बार छटपटाता रहा, फिर से ऊपर और नीचे रेंगता रहा, जोर से शोर के साथ मेज पर कूदता रहा, छिपता रहा। झोउ जिशु की तीसरी हथेली के बाद बड़ा टॉड ऊपर और नीचे कूद गया। उसके 4 पैर एक ही समय में जमीन से टकराए, पलट गया और मजबूती से खड़ा नहीं हुआ। वह अपने नितंबों के साथ जमीन पर बैठ गया, अपने पैरों को पीछे की ओर मोड़ दिया और टाल दिया। झोउ जिशु की चेन से बाहर निकली किक वास्तव में चिकनी थी। बस झोउ जिशु की नाक भी टेढ़ी हो गई थी, उसकी ओर इशारा करते हुए और कहा, स्टो आपको कितना अच्छा देता है, ताकि आप फर्श को साफ करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकें। झांग चेंगलिंग खड़े हो गए, अपनी आस्तीन पकड़कर और अपनी नाक साफ करते हुए झोउ जिशु को देखते हुए फुसफुसाते हुए वरिष्ठ वेन और वेन ने कहा, सभी चालें जो जीवन बचा सकती है वे अच्छी हैं। जब आप शुरू करते हैं तो आप चालों का पालन नहीं कर सकते हैं, जल्दी में रहना भूल जाते हैं और खुद को अनुकूलित करते हैं। झोउ जिशु ने गुस्से से कहा, वेन केक्सिंग, आप मेरे लिए रोल करते हैं। आप कुटिल तारीखें, आपको दूसरों को गुमराह करना है और दूसरों को आपकी तरह कुटिल तारीखें सिखाना है। वेन केक्सिंग इस समय दरवाजे के फ्रेम पर झुके हुए थे, खड़े होकर उत्साह देख रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि अखरोट का पैकेट कहाँ से मिलेगा। अखरोट की गिरी शब्दों से भरी हुई थी और भाषण अस्पष्ट था। जब उसने शब्द सुने तो उसने अपने कपड़े उठाए। अपने चेहरे पर आधी आस्तीन के साथ उसने झोउ जिशु को नाराजगी भरी नजर से देखा और कांपते हुए कहा, ज़ियानगोंग, क्या तुम अपनी पत्नी को छोड़ रहे हो? झांग चेंगलिंग ने सीनियर वेन को सहानुभूतिपूर्वक देखा। उसे लगा कि भले ही वह हॉल में नहीं था, लेकिन वह रसोई में जाने में सक्षम था। हालांकि वह थोड़ा असहज था, लेकिन वह त्वचा को पीटने और मोटा करने में सक्षम था। यह एक दुर्लभ प्रतिभा थी। मास्टर द्वारा अस्वीकार किया जाना वास्तव में दयनीय था। झोउ जिशु उन दोनों से और बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने झांग चेंगलिंग से कहा, तुम कुछ दिनों के लिए रेस्तरां में ही रुको। यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं बिच्छू के इलाके का पता लगा लूंगा। झांग चेंगलिंग ने कहा, मास्टर, मैं आपके साथ चलूंगा। झोउ जिशु ने कहा, बाधा करने के लिए जाओ। झांग चेंगलिंग ने अपने होठों को भींच लिया, उसका चेहरा अनिच्छा से अनिच्छुक था। फुसफुसाया, मास्टर। झोउ जिशु ने उसकी जांघ पर लात मारी और कहा, क्या तुम अभी भी खाना खाओगे? उतर जाओ, मेरे वापस आने का इंतजार करो। अगर तुम्हारा कुंग फू अभी भी इस भालू की तरह अभ्यास किया जाता है तो अपने कुत्ते के पैर को बाधित करो। झांग चेंगलिंग को दुख में भगा दिया गया और उसकी उंगलियां गिनती कर रही थी। वह मुश्किल से गिन सकता था कि एक दिन में कितने कुत्ते के पैरों से उसे बाधित किया जाएगा। जब वेन केक्सिंग ने उसे बाहर जाते देखा तो वह तुरंत दौड़कर आया और बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। झोउ जिशु ने पीछे छिपने के लिए एक पल लिया, अपनी छाती के खिलाफ अपनी उंगली को बढ़ाया, अपनी आंखों से घृणा में अखरोट के पैकेट को देखा और वेन केक्सिंग और अखरोट को 5 जहर और 4 बुराइयों के रूप में माना। वेन केक्सिंग ने खुशामद से मुस्कुराते हुए अखरोट से भरा छोटा कागज का थैला अपनी बाहों में ठूंस लिया, अपने हाथों को जोर से रगड़ा और उसके पीछे चला गया। वेन केक्सिंग ने झोउ जिशु का पीछा करते हुए लुओयांग के बाहरी इलाके में प्रवेश किया, एक छोटी गली में मुड़ गए, रसीले पौधों के एक झुंड को पार किया। एक सड़क पर लटके हुए वेन केक्सिंग ने ऊपर देखा, केवल महसूस किया कि यह जगह बहुत परिचित थी। रोशनी अस्पष्ट थी, फूलों की खुशबू, शराब स्पष्ट रूप से आतिशबाजी का स्थान है। चेहरे पर अजीब भाव लिए उसने छोटी सी इमारत पर वीणा बजा रही गायिका की ओर इशारा करते हुए पूछा, जहरीले बिच्छू का पुराना घोंसला इस जगह पर? झोउ जिशु ने उसकी ओर देखा और हंसा, ठीक है, आपको गंभीर होने की जरूरत नहीं है, जैसे कि भगवान वेंगू एक बेदाग जल कमल है। उसने जाने के लिए अपने पैर उठाए। वेन केक्सिंग ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और फुसफुसाया, क्या यह नहीं है? सभी परिवार के सदस्य, झोउ ज़ियानगोंग,
झो जिशु ने अपनी थोड़ी पर चुटकी काटी। वेन केक्सिंग ने उसे स्नेह से देखा। झो जिशु कांप उठा और टिप्पणी की, श्रीमती वेन, आप वास्तव में घृणित हैं। फिर उसे छोड़ दे और साधकों के बीच आगे पीछे घूमे। वेन केक्सिंग ने अपने मुंह में कहा, ठीक है, मेरे सामने भोजन चुराने की हिम्मत करो। जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा कि हेडोंग शेर की दहाड़ क्या होती है। उसने गहरी सांस ली और चिल्लाने से पहले अपनी भावनाओं को समझाया, लेकिन अंत में वह फिर से हतोत्साहित हो गया। उसने अपना सिर हिलाया, अपनी एड़ियां ऊपर उठानी पड़ी और खुद को सांत्वना दी। 4 गुणों में से 3, 4 गुणों में से 3। अरे! झो जिशु ये साहसी था, इसलिए वह सभी की आंखों के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने नशे में धुत मोटे आदमी ने केवल एक हल्की हवा को महसूस किया, होश में आया, ऊपर देखा और अपनी व्यक्तिगत छवि भी नहीं देखी। वेन केक्सिंग ने बारीकी से पीछा किया और दोनों के पैरों पर उन्होंने धीरे से गीत टॉवर के ऊपर की टाइलों को थपथपाया, बिना रुके गुजर गए। बाद में झो जिशु हवा में एक सुंदर चाप में मुड़ गया और एक छोटे से पिछवाड़े में गिर गया। वेन केक्सिंग ने चारों ओर देखा। वह लाल पुरुषों और महिलाओं से कप धकेलने और कप बदलने की आवाज सुन सकता था और दिलचस्पी से सोचा, अगर जहरीले बिच्छू का पुराना घोंसला ऐसी जगह पर है तो वे हमेशा असंतुष्ट रहना चाहेंगे। झो जिशु दीवार की जड़ के साथ चला गया और निंगशिन ने प्रत्येक कमरे के नीचे एक कान सुना और ध्यान से भेद किया। वेन केक्सिंग आश्चर्यचकित था। उसे लगा कि वह दीवार की जड़ को सीधा देख सकता है। ये व्यक्ति वास्तव में अद्भुत है। फिर झो जिशु एक कमरे के पीछे रुक गया, वेन केक्सिंग के यहाँ है यहाँ इशारे की तुलना में, और वहीं स्थिर खड़ा रहा। वेन केक्सिंग ने ध्यान से एक कान की बात सुनी और तुरंत यहाँ की रहस्य को समझ गया। वह जानता था कि झो जिशु मानव आवाज नहीं सुन रहा था, बल्कि अंदर बैडबोर्ड की चरमराहट की आवाज सुन रहा था। फिर वह आया और जानबूझकर उसे कसकर तैनात किया और लड़की की चिल्लाने, बिस्तर की आवाज सुनने लगा। झांग चेंगलिंग कमरे में लौट आया और बार बार सो नहीं सका। खिड़की पर नई कलियों वाले पेड़ की छाया खिड़की से टकराए। जब हवा चली तो सरसराहट और भी बढ़ गई। पत्नी भाभी, ये जगह झांग्या नृत्य पंजे, राक्षस और राक्षस बन गई। वह पहले अनिच्छा से वहां बैठा और अपना सिर हिलाते हुए रणनीति का समर्थन करने लगा। इस आदत को 2 लोगों ने तिरस्कृत किया है और मुझे नहीं पता कि कितनी बार। वरिष्ठ वेन ने कहा, आपको एक शब्द कहे बिना इस बात को याद रखना होगा, इसे कैसे एकीकृत किया जा सकता है। उनके गुरु अधिक सीधे हैं, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि यदि वह अभ्यास को समझते हैं तो ये स्वाभाविक होगा। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं देखा जो 4 पुस्तकों और 5 क्लासिक से अधिक टूटे हुए सूत्र को सीख सकता है। ये देखा जा सकता है कि झांग चेंगलिंग बेवकूफ है, लगभग बेवकूफ। रचनात्मक बनो। तभी झांग चेंगलिंग को अचानक याद आया कि मास्टर और सीनियर वेन बाहर गए हैं। यह विशाल रेस्तरां अकेला लग रहा था, इसलिए वह कांप उठा। जब उसे लगा कि कुछ होने वाला है तो उसने बेचैनी से बिस्तर का पर्दा नीचे खींच लिया और रजाई अपने सिर पर खींच ली, मानो ऐसा करना सुरक्षित था, और उसे नहीं पता था कि उसने क्या सोचा। वह इंतजार करता रहा और इंतजार करता रहा, अपने कानों के बगल में मास्टर के कमरे में हो रही हलचल को ध्यान से सुनता रहा। बेशक उसने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि भले ही झो जिशु वापस आ जाए, लेकिन वह अपनी क्षमता से इसे नहीं सुन सकता था। एक परेशान खरगोश की तरह मैं रात के अधिकांश समय तक इंतजार करता रहा और मुझे कोई हलचल नहीं सुनाई दी। अंत में मैं अभी भी ऊपरी और निचली पलकों पर बबूल की बीमारी का विरोध नहीं कर सका और सो गया। अगली सुबह तक अन्य किराएदारों की हरकतों से जागते हुए झांग चेंगलिंग ऊपर चढ़ गया और अपने मालिक के कमरे में भाग गया। फिर वह ये देखकर निराश हो गया कि तकिए ठंडे थे। वापस नहीं लौटा। रेस्तरां ज़ियाओएर उसे नमस्ते कहने के लिए आया, लेकिन झांग चेंगलिंग नहीं कर सका और खुद नाश्ता करने के लिए नीचे चला गया। वह अपनी मूर्खता से अपना मनोबल नहीं बढ़ा पा रहा था। उसे लग रहा था कि वह थोड़ा बेकार है। 15 या 16 साल के लड़के के लिए उसकी पैंट हर दिन छोटी होती जा रही थी, लेकिन वह हमेशा स्थिर खड़ा रहता था। अंकल ली ने उसकी जान बचाई, फिर मास्टर से मिले, फिर मास्टर ने उसे ताइहो भेजा। अंकल झाओ का पीछा करते हुए डोंगटी गए और मास्टर को ढूंढ निकाला। ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे वह कहीं भी जाए या कुछ भी करे, वह स्वतंत्र और स्वायत्त नहीं है, बल्कि अज्ञानतापूर्वक दूसरों का अनुसरण करता रहता है। झांग चेंगलिंग ने ध्यान भटकाते हुए बंस लपेटे और पहली बार इस सवाल पर विचार किया कि अब आगे क्या किया जाए। तभी दरवाजे पर एक छोटा सा दंगा हुआ। झांग चेंगलिंग ने रोटी ली, पीछे देखा और दुकान में अन्य लोगों के साथ रुक गया।
मैंने देखा कि 1 दर्जन महिलाएं रेस्टोरेंट के दरवाजे पर आ रही थीं। ये सभी महिलाएं कौओं के झुंड की तरह काली थीं और एक साथ उड़कर अंदर आई थीं। मैं नहीं देख सकता कि वे कैसी दिखती हैं क्योंकि हर किसी के चेहरे पर एक मुखौटा है। छुट्टियों के दौरान सड़कों पर बच्चों को बेचे जाने वाले भद्दे ढंग से बनाए गए स्माइली डॉल मास्क की तरह, लेकिन ये पीली गुड़ियाएं उनके मुंह के कोनों पर लटकी हुई हैं। मुस्कान के अलावा खून के धब्बे थे, आंखें खुली हुई थीं और वह भूत जैसा दिख रहा था। पहले व्यक्ति ने सुस्त छोटे 2 में से एक पर नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, एक व्यक्ति के सिर के पास एक व्यक्ति सादे नूडल्स का एक कटोरा रखता है और एक और नजर डालता है। फिर आपने अपनी आंखें खोल लीं। उसकी आवाज कर्कश थी, जिसमें अवर्णनीय द्वेष था और वह एक बूढ़ी औरत की तरह लग रही थी। जब उसने नजरें फेर लीं, तो चुपके से देखने वाले लोगों ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। ये लड़कियां लंबे समय तक अच्छी नहीं लगती थी। कोई भी व्यक्ति चलते समय परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। काले सिर वाली बूढ़ी औरत बैठ गई और इशारे से बोली, उस छोटे कड़वे व्यक्ति का ख्याल रखना और खाना खाने के तुरंत बाद चल देना। उसके हाथों में काले कपड़े पहने महिलाएं बकवास नहीं कर रही थीं और संतोषपूर्वक बैठ गईं। झांग चेंगली ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। वहां एक युवा महिला भी थी जिसके बाल कांप रहे थे। उन्हें पकड़कर धक्का दिया गया। उसने गौर से देखा, केवल चौंका और अपने आप से सोचा, क्या यह मिस कियान जिंगाओ नहीं है जो वीरनायक है? उसे इन काले लोगों ने कैसे पकड़ लिया? भेड़ियों से भरी महिला गाओ शियाओली थी। उसने झांग चेंगलिंग को नहीं देखा। उसका मुंह टूटा हुआ था और वह इतनी गर्म थी कि उसने कड़ी मेहनत की। तुरंत उसे अपनी कमर में दर्द महसूस हुआ और वह आधी सुन्न हो गई और एक महिला ने उसके कंधे को दबाते हुए उस लंबी सुई को वापस खींच लिया जो अभी अभी उसकी कमर में चुभ गई थी और उसके कान में ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें लगता है क्या मैं तुम्हें सिर्फ एक मरा हुआ आदमी बनाने जा रही हूँ जो खड़ा भी नहीं हो सकता? या मुझे तुम्हारे चमकदार छोटे चेहरे पर कुछ वार करने चाहिए? गाओ शियाओली ने हिलने की हिम्मत नहीं की। उसकी आंखें लाल थीं और वह भयभीत और क्रोधित थी। महिला ने उसके घुटने पर जमकर कदम रखा और लगभग उसे जमीन पर जाने के लिए कहा और डांटा, तो तुम ईमानदार हो जाओगे। झांग चेंगलिंग ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसने कुछ भी नहीं देखा है। काले कपड़े वाली महिला की आंखों से बचते हुए और ये देखते हुए कि वह बैठ गई है, फिर ध्यान से अपना सिर उठाया और गाओ शियाओली को ध्यान से देखा। गाओ शियाओली के बारे में उसकी हमेशा अच्छी धारणा रही है। उसे लगा कि यह एक कोमल और सुंदर बहन है जो धीरे धीरे और धीरे से बोलती है। जब उसने देखा कि उसका चेहरा अभी भी चोटिल था, तो ये स्पष्ट था कि उसे पीटा गया था। काले रंग की महिलाओं का समूह अच्छा नहीं होता। उसने फिर दरवाजे की ओर देखा और चिंतित होकर सोचने लगा, गुरुजी, वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए? काले रंग के लोगों का ये समूह स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रहा है। झांग चेंगलिंग के विपरीत, जिसने धीरे धीरे चबाया और अपना पेट भरा और तुरंत छोड़ने के लिए पैसे नीचे रख दिए, लेकिन झोउ जिशु और वेन केक्सिंग अभी तक वापस नहीं आए हैं। झांग चेंगलिंग शांत नहीं बैठ सका। अजीब बात है, जब तक झांग चेंगलिंग झोउ जिशु के सामने है, यह एक विशेष बर्बादी लगती है। बर्बाद शब्द अक्सर उस दिन उसके पहले अधीर गुरु द्वारा लटका दिया जाता है। इसके अलावा वो खुद भी गुरु पर निर्भर है, जैसे कि सास के बच्चे हों। एक तुच्छ बात जिसे मास्टर हेल्प कहा जाता है, उसके सभी शक्तिशाली गुरु ने उसे बचाने के लिए उसे डांटा। इस समय झोउ जिशु अनुपस्थित था। इसके बजाय वह शांत और साहसी था और उसने चुपके से ज़ियाओ एर को बुलाया, इसलिए उसने उसे बहुत सावधानी से बताया और सावधानी से पीछा किया। दूसरी ओर झोउ जिशु, जो रात भर वापस नहीं आया था, उनके साथ एक साहसिक कार्य हुआ। वेन केक्सिंग ने बिस्तर की आवाज़ सुनी और लोगों को अधिक से अधिक बेईमान होते देखा। वह कुछ संदेह करने से खुद को नहीं रोक सका। आतिशबाजी का स्थान आमतौर पर दिल में होता है। ये अच्छी चीजें पिकअप गर्ल के बॉडियर में होती हैं। मूर्ख, ये बिस्तर के नीचे इतना खाली है कि उसे नहीं पता था कि वह एक बड़े घोंसले में रहती थी। उसने झोउ जिशु का हाथ खींचा और उसकी हथेली पर लिखा, किसका कमरा है? झोउ जी ने रुककर कहा, बड़ा बिच्छू। वेन केक्सिंग और भी हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि जहरीले बिच्छू के मुखिया ने बहन याओ को अपने बेडरूम में ग्राहक लेने की इजाजत दी हो? उसने डरकर सोचा, क्या बिच्छू के लिए इतना गरीब होना असंभव है कि वह उसे मारकर और आग लगाकर उसका भरण पोषण न कर सके? फिर उसने झोउ जिशु की हथेली पर फिर से हाथ फेरा, माँ बिच्छू। झोउ जिशु ने अपना सिर हिलाया और वेन केक्सिंग और भी हैरान हो गया। उसने कुछ देर तक ध्यान से सुना और पाया कि कमरे में वास्तव में 3 लोग थे, लेकिन आदमी और औरत एक भयंकर लड़ाई में थे
और उन्होंने दूसरे व्यक्ति की आवाज़ को लगभग स्पष्ट कर दिया था। अब हालांकि अतिरिक्त व्यक्ति ने हल्की सांस ली, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हलचल सुनी। वेन केक्सिंग और भी भयभीत हो गया, और बिच्छू के सिर का शौक वास्तव में अजीब था। तो उन्होंने लिखा, क्या वह ठीक नहीं है? झोल जिशु काफी देर तक रुका, फिर सावधानी से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अभी अभी उगी चांदनी की झलक दिख रही थी, और उसका आधिकारिक व्यावसायिक मामलों वाला चेहरा ऐसा लग रहा था मानो लॉर्ड झोल दीवार की जड़ों की बात न सुनकर राष्ट्रीय मामलों से निपट रहा हो। वेन केक्सिंग ने उसे देखा और महसूस किया कि दुनिया विस्मयकारी थी। दूसरा कोई भी पहला नहीं हो सकता। काफी देर बाद अंदर की आवाज धीरे धीरे कम हो गई। झोल जिशु को लगा कि यह लगभग वैसा ही था, और उनके जाने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। कौन जानता था कि एक पल के लिए बैकबोर्ड फिर से चरमराने लगा। यह अधिक जीवंत लग रहा था। झोल जिशु की भौहें सिकुड़ गईं, और उन्होंने कहा कि दोनों खत्म नहीं हुए थे। उन्हें पतला और मोटा और हृदयहीन होना होगा, ताकि उनके बगल में एक व्यक्तिगत दृश्य हो सके। कड़ी मेहनत करो। वेन केक्सिंग उसकी उलझी हुई अभिव्यक्ति से लगभग चकित था। कान में कमरे की आवाज सुन रहा था, और सामने के यार्ड का रुक रुक कर गाना। उसके सामने लोगों को देख रहा था। उसकी आंखें विशेष रूप से झोल जिशु की कमर और पैरों के चारों ओर घूम रही थी। वे दोनों काफी रुचि रखते थे, और उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए वे उस जगह को घूरते थे जहां उन्होंने इसे नहीं देखा था। वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपना हाथ उठाया और झोल जिशु की कमर पर रख दिया। झोल जिशु की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं, और उसने उसे देखने के लिए अपना सिर झुका लिया। वेन केक्सिंग ने मुस्कुराते हुए अपने मुंह में तर्जनी उठाई। शायद बहुत मासूम लग रहा है। झोल जिशु को लगा कि वह अपनी हरकतों से थोड़ा ज्यादा संवेदनशील हो गया है। उसने खुद को एक बड़ा आदमी समझा और उसे छू लिया। अगर वह फायदा नहीं उठा रहा था, तो उसने उसे अनदेखा कर दिया। वेन केक्सिंग सस्ते हो गए और अच्छी तरह से बेचना जारी रखा, धीरे धीरे हथेली को नीचे ले जाते हुए, और वह अधिक संतुष्ट हो गया। मुझे लगा कि यह बच्चा वास्तव में चिकना दिखता है, लेकिन ये थोड़ा पतला है। लेकिन पतले होने का भी पतला होने का लाभ है। अगर आप अपने कपड़े उतारते हैं, तो ये छोटी कमर पकड़ी जा सकती है, लेकिन यह और भी अधिक महसूस होती है। झोल जिशु ने अनिच्छा से अपने हाथ को अपने सम्मानजनक कूल्हे पर थपथपाने के लिए वापस किया। घर में महिला की चीख के साथ सहयोग करते हुए, अपनी 2 उंगलियों को मोड़ते हुए, अपनी सांस को धीरे से उड़ाते हुए, और वेन केक्सिंग को एक नज़र से देखा और मुस्कुराया। वेन केक्सिंग की पलकें तुरंत डूब गईं। उसे कसकर पकड़ लिया और झोल जिशु को चूम लिया, इससे पहले कि उसकी मुस्कान गायब हो जाए। उनमें से किसी ने भी कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। वे केवल एक दूसरे के साथ बहुत सीमित रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि झोल जिशु ने जवाब नहीं दिया। दूसरी बार ऐसा हुआ कि वह आहत था और दुखी था। इस बार यह पहली बार था जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी से मिला था। ये 2 लोग, एक जो फूलों में डूबा रहता है, अनगिनत फूल बनाता है और दुनिया को अपना कर्तव्य मानता है। एक 30 साल पुरानी वांग्यू नदी की राजधानी से बाहर निकलता है और कप को धकेलने और दृश्य बदलने का आदी है। वे सभी पुराने जमाने के हैं। वे होठों की उलझन या तो पूर्वी हवा है जो पश्चिमी हवा को दबाती है, या पश्चिमी हवा है जो पूर्वी हवा को दबाती है। मुझे नहीं पता कि यह कितना समय हो गया है। मैं लगभग एक सांस में अपनी छाती में घुट गया था, और यहाँ तक कि घर में 2 अद्भुत आवाजें शांत थीं। इसलिए वेन केक्सिंग ने झोल को छोड़ दिया, जो अस्थिर था और अभी भी आराम करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका हाथ पकड़कर वह बहुत करीब झुक गया। उसने अचानक मुस्कुराना बंद कर दिया, बस चुपचाप झोल जिशु को देखता रहा। उस पल ऐसा लग रहा था कि कहने के लिए हजारों शब्द और हजारों शब्द हैं, लेकिन आखिरकार वे चुप हो गए। कमरे में मौजूद लोगों ने आह भरी, और सामने की याद से गाना स्पष्ट हो गया। महिला की आवाज ने धीरे से गाया, मेई जियाझोल को याद करो, जैमी ने जियानबेई को भेजा। वेन केक्सिंग ने झोलजी की हथेलियों पर लिखा, मैं केवल यही आशा करता हूँ कि मेरा दिल मेरे दिल जैसा हो और मुझे उसका प्यार न मिले। झोल जिशु ने उसे लंबे समय तक देखा, हथेलियों को धीरे से बंद कर दिया और धीरे से वेन केक्सिंग की उंगलियों को हथेली में धकेल दिया, लेकिन केवल छुआ और फिर अलग हो गया। उसने अपनी आंखें नीची कर लीं और एक बार फिर वेन केक्सिंग की आंखों से बचते हुए उसने उदासीनता से आह भरी। इस समय कमरे में एक पुरुष की आवाज संतोष से फुसफुसाई, ठीक है, तुम जाओ। फिर एक दरवाजा बज उठा और झोल जिशु ने एक पक्षी की तरह खड़े होने का अवसर लिया, चुपचाप छत पर उतरा और धीरे से टाइल को गैप से बाहर निकाला। उसने देखा, वेन केक्सिंग ने अपनी उंगलियों को देखा, मानो उसके हाथ की हथेली में तापमान अभी भी था, लेकिन रात की हवा बहुत ठंडी थी और वह हल्की से फड़फड़ाती थी और फिर गायब हो जाती थी।
उस पल वह नहीं बता सकता था कि उसके दिल में क्या चल रहा था। वह केवल खुद पर हंस सकता था और कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था।